ब्रो सुनो, इस बार हमारा एमसी गेम को 19 बार खत्म कर चुका है और 20वीं बार खेलते वक्त उसने मेन क्वेस्ट शुरू करने से पहले ही बिगिनर एरिया में महीनों तक ग्राइंड किया और अपने कैरेक्टर को लेवल 9999 तक मैक्स कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने प्ले पर क्लिक किया वो सच में गेम के अंदर पहुंच गया और सबसे बुरी बात, वो अपने लेवल 9999 वाले कैरेक्टर के रूप में नहीं बल्कि डीमन किंग बनकर पहुंचा, जो उस हीरो का दुश्मन है। उससे भी बुरा ये कि शुरुआत से ही उसका ओपी कैरेक्टर चला गया और वो नर्फ हो गया। ऊपर से उसकी फैक्शन का हर डीमन जनरल उसे मारना चाहता है क्योंकि सबको पता है कि वो बहुत कमजोर हो चुका है। हाँ, कम से कम उसके पास ये 6 आर्म्ड ब्लॉन्ड तुंदूर है जो उसका मूड थोड़ा अच्छा कर देती है। लेकिन सवाल ये है कि एक नर्फ हुआ डीमन किंग इतने ओपी हीरो और अपने ही सबऑर्डिनेट्स के गुस्से से कैसे बचेगा? उसका जवाब है फार्मिंग। अब मुझे पता है ये सुनने में बेकार लगता है, लेकिन मेरी बात सुनो। उसने ये सोल स्लेक गेम पूरे 19 बार खत्म किया है और उसे गेम की हर छोटी बड़ी डिटेल पता है। ऊपर से सिस्टम ने उसे एक रास्ता भी दिया। उसकी डीमन आर्मी जितनी खुश होगी वो उतना ही अपनी डीमन किंग पावर इस्तेमाल कर पाएगा। सुनने में तो लगता है कि वो अच्छा इंसान बनने वाला है, लेकिन भगवान की कसम ये एमसी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खतरा है। बेचारे असरत के साथ ये जो करता है उससे ज्यादा बेइज्जती मैंने किसी भी मानवा में नहीं देखी। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। मेरा नाम जीनियल है। क्या मनहूस नाम है। मैं कोरिया का एक आम स्टूडेंट था, या कम से कम पहले था। कल मैं क्रेडोस बन गया, उस गेम का डीमन किंग और फाइनल बॉस जो मैं खेल रहा था। पूरा क्लीशे। गेम का नाम ब्लड पैल्डन है और इसका गोल उस हीरो को जगाना है जो सिंड्रेला के मेल वर्जन की तरह सो रहा है। लेकिन दिक्कत यहीं से शुरू होती है। तभी एक बटलर अंदर आता है और क्रेडोस को बुलाता है। उसका नाम ज़ेफायरस है। वो कहता है कि वॉर की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बाहर डीमंस की पूरी भीड़ चिल्ला रही है। वहाँ ब्लड प्रिंस एज़ोरेट भी है, लेवल 534। उसके साथ आइस मोनार्क सेर्गी और शैडोज का आर्चड्यूक हर्तोग भी है, जो हेड बटलर भी है। और हाँ, वो क्लासिक मसल हेड बॉल्ड भी है, लेवल 539। उन सब के सामने खड़े होकर क्रेडोस सबको आवाज देता है और आर्मी से कहता है कि ध्यान से सुनो। डीमन काइंड के लॉर्ड होने के नाते उसे एक जरूरी बात कहनी है। ये वॉर अभी के लिए रोक दी जाएगी क्योंकि अब सबको क्रॉप्स उगाने और लाइफ स्टॉक पालने पर ध्यान देना होगा। सारे डीमंस एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। फिर सब चिल्लाने लगते हैं कि ये तो पागलपन है। लेकिन डीमन किंग उन्हें ऐसी डेथ ग्लेयर देता है कि सब तुरंत चुप हो जाते हैं। जाहिर है उसके वो रोकने की एक वजह है। तभी एक नोटिफिकेशन सामने आता है। कोई इस गेम को 20वीं बार नए प्लेथ्रू पर शुरू कर रहा है। उसका नाम एज किमची है, लेवल 9999। और क्रेडोस जानता है कि वो इसी आदमी के हाथों मारा जाएगा। तभी वो समझाता है, मैं कोरिया यूनिवर्सिटी से फार्मिंग कोर्स करके निकला था और बाद में एक अमीर फार्मर बन गया। मैं सबसे बेहतरीन फार्मर्स में से एक था। सच में सबसे टॉप लोगों में। मैं इतना अच्छा था कि प्रोफेसर्स भी मुझे अपनी थीसिस लिखने में मदद करने के लिए बुलाते थे। वो बॉल्ड प्रोफेसर फिर से एक नए प्रोजेक्ट में मदद मांगता है और जब मैं फील्ड्स में जाता हूँ तो वहाँ भी लोग मुझे काम करने के लिए बुला लेते हैं। सच तो ये है कि मेरी सारी टैलेंट ने मुझे दुनिया का नंबर 1 स्लेव बना दिया। कैसी मनहूस जिंदगी थी वो। स्किल्स सारी मेरी थी, लेकिन आखिर में क्रेडिट हमेशा दूसरे लोग ले जाते थे। मैं चिल्लाता था कि मैं उन सब हरामियों को मार देना चाहता हूँ और मेरा डोपामाइन लेवल बिल्कुल नीचे जा चुका था। तभी मैंने सोचा कि जिंदगी में थोड़ा हाइप चाहिए और वीडियो गेम से बेहतर क्या हो सकता था। मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे मुझे कुछ हासिल करने का असली मजा महसूस हो। इसी तरह मैं इस गेम को 19 बार खत्म करने वाला पहला इंसान बना। अब मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि ये सब पूरी तरह वर्थ इट था। और हाँ, मैं बहुत ताकतवर हो चुका था। अब मैंने 20वां प्ले थ्रू हेल डिफिकल्टी पर करने का फैसला किया। सबसे पहले मुझे सब कुछ मैक्स लेवल तक ले जाना था। महीनों ग्राइंड करने के बाद कैरेक्टर पूरी तरह मैक्स आउट हो चुका था। उसके पास कुछ गियर भी था जो थोड़ा अजीब दिख रहा था, लेकिन देखने से ही लग रहा था कि वो पूरी तरह ओपी है। वो खड़ा सोच रहा था कि पता नहीं कितने साल निकल गए। बंदा सच में पूरे फोकस के साथ लगा रहा। गेम उससे पूछता है कि क्या वो स्टार्ट करना चाहता है। वो बिना एक सेकंड सोचे कहता है ऑफ कोर्स और तुरंत क्लिक कर देता है। लेकिन इस बार मॉनिटर चमकने लगता है और उसे महसूस होता है कि कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है।
अचानक उसकी सोल उसके बॉडी से निकल जाती है और टीवी के अंदर खिंच जाती है। आसमान के बीचों बीच एक तेज रोशनी चमकती है। वो एक फॉरेस्ट के ऊपर उड़ रहा होता है और हैरानी से सोचता है, भाई ये क्या है? ठीक है, मुझे शांत रहना होगा। सबसे पहले मुझे पता है कि ये मेरी सोल है, तो शायद नीचे गिरने पर भी मैं नहीं मरूंगा। उधर कोने में देखो, वो टावर ऑफ लाइफ है। नहीं यार, मैं सच में पैलडिन की दुनिया में आ गया हूँ। तभी उसकी नजर टूम पर पड़ती है और वो पूरे एक्साइटमेंट के साथ उसकी तरफ भागता है, क्योंकि उसे पता है कि वही एज किमची है। लेकिन जैसे ही वो स्टाफ पकड़े हुए उस ब्लॉन्ड लड़के के सामने पहुंचता है, वो कहता है, ये कैरेक्टर इतना बेकार क्यों दिख रहा है? तभी उसकी सोल अचानक तेजी से मुड़ती है और कहीं दूसरी तरफ उड़ने लगती है। वो घबराकर चिल्लाता है, कुछ भी हो जाए, ये मत होना। और इसी तरह वो क्रियो के बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। वो कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ आउटफिट बेवकूफी वाला लगा, इसलिए एज किमची बनने का मौका ही खो दिया। इसी बीच ज़ेफोस कुछ डीमंस को ये कहते हुए सुन लेता है कि अब क्रटोस पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। वैम्पायर जैसा दिखने वाला एक डीमन कहता है कि सबको मिलकर उसका सिर काट देना चाहिए और थ्रोन अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। लेकिन हर्तोक पूछता है, अगर वो कमजोर नहीं हुआ तो? ऐसी हरकत में हम चारों भी मारे जा सकते हैं। सेर्गेई कहती है कि वो तभी साथ देगी जब सबसे पहले एज़ोरिट हमला करेगा। दूसरी तरफ बो को सिर्फ भूख लगी है और उसे बाकी किसी बात से कोई मतलब नहीं। तभी एज़ोरिट बोलता है, अगर मैं साबित कर दूं कि डीमन किंग सच में कमजोर हो गया है, तो क्या तुम सब में हमला करने की हिम्मत होगी? ये सुनते ही सब मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा है तो वो तैयार है। ज़ेफायरो ये सारी बात सुन लेता है और डीमन किंग से कहता है, मेरे प्यारे डीमन किंग, सारे डीमंस मिलकर आपको मारने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि आप कमजोर हो चुके हैं और वो आपका सिर काटने की सोच रहे हैं। ये सुनकर वो अंदर ही अंदर कांपने लगता है और सोचता है, अगर ये चारों एक साथ मुझ पर टूट पड़े तो मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं कमजोर दिखा तब भी मर जाऊंगा। फिर वो सोचता है, लेकिन एज किमची का क्या हुआ? क्या वो उसके बॉडी में नहीं गया, या फिर उसकी बॉडी वही लाश बनकर रह गई? तभी ज़ेफ्रो उसे ऑर्ब की रिकॉर्डिंग दिखाता है। ये रिकॉर्डिंग उस टूम की थी जहां एक ब्लॉन्ड लड़का सारे डीमंस का कत्ल कर रहा था। वो तो एक डीमन की आंख तक हाथ डालकर निकाल लेता है और सीधे कैमरा की तरफ देखने लगता है। क्रटोस तुरंत समझ जाता है कि उस बॉडी के अंदर जो भी है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। वो कैसल से बाहर नहीं जा सकता। अगर उसने हार मान ली तो वो कमजोर लगेगा और जनरल्स उसे मार देंगे। लेकिन अगर वो ह्यूमन वर्ल्ड में गया तो वहां भी वो लेवल 9999 वाले मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा। बेचारा रोने लगता है और कहता है कि वो इस गेम में थोड़ी खुशी ढूंढने आया था, नई मुसीबतें नहीं। लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और कहता है कि सबसे पहले फूड की प्रॉब्लम ठीक करनी होगी ताकि सब शांत हो जाए। ज़ापिरो पूछता है, योर मैजेस्टी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो जवाब देता है, पहले नहीं बताया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं फार्मिंग शुरू करने के लिए जमीन देखने जा रहा हूँ। ज़ेफोस उसे अजीब नजर से देखता है और डीमन किंग खुद भी अपनी बात पर हैरान है। फिर ज़ेफायरोस कहता है कि पहले तो वो बहुत घमंडी और अकड़ू था, फिर अचानक ये माफी कैसी? क्रटोस को ये सब अजीब लगता है। ज़ेफोस तो स्टोरी में बस एक साइड कैरेक्टर था। वो सिर्फ एक बार आता है और हीरो के हाथों मारा जाता है। फिर भी किसी वजह से वो काफी पॉपुलर था, क्योंकि मरते वक्त उसने डीमन किंग से माफी मांगी थी कि वो इतना कमजोर निकला। लोगों को लगा कि अपने लॉर्ड के लिए इतनी रिस्पेक्ट रखना बहुत बड़ी बात है, इसलिए वो उसे पसंद करने लगे। लेकिन अभी तो वो बस परेशान कर रहा है। वो बार बार कह रहा है कि उसने आज तक किसी डीमन किंग को इतनी जल्दी अपनी इज्जत गवाते नहीं देखा। क्रूगोस उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ेफायरो पर उसका कोई असर नहीं होता। वो बस कहता है, ये तो बताइए फार्मी वाली जमीन कहाँ है? अगर पास वाली जमीन की बात कर रहे हैं तो आपको भी पता है वहाँ कुछ उग ही नहीं सकता। क्रटोस जवाब देता है, मुझे पता है इस जगह को लैंड ऑफ डेथ कहते हैं, लेकिन मेरी मौजूदा पावर से मैं इसे फिर से जिंदा कर सकता हूँ। वो घुटनों के बल बैठता है, हाथ से मिट्टी उठाता है और उसे खा लेता है। हे भगवान! ज़ेफायरो तुरंत लिखना शुरू कर देता है और कहता है, दुर्भाग्य से डीमन किंग की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही, वो मिट्टी खा रहे हैं। कोस उससे कहता है कि लिखना बंद करो, लेकिन वो जवाब देता है, ये मेरा काम है, खासकर जब लॉर्ड की मेंटल कंडीशन इस वक्त खराब लग रही हो। रिकॉर्ड रखना जरूरी है। कोस उसकी बात अनदेखी करता है और मिट्टी थूक देता है। उसे समझ आ जाता है कि इसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है।
नाइट्रोजन वो बेसिक एलिमेंट है जिसकी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जरूरत होती है, और भले ही एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन हो, लेकिन प्लांट्स उसे तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो सॉइल में मौजूद हो। जब इंसानों को ये बात पता चली थी तभी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई थी, और क्रेडोस जानता है कि इसे करने का एक तरीका लाइटनिंग है। जब लाइटनिंग गिरती है तो वो सॉइल में मौजूद नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देती है, और क्रेटोस की मेन पावर ही लाइटनिंग है। वो अपना हाथ काटता है और ब्लड स्ट्राइक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, रुको, वो तो हीरो के मरने पर एक्टिवेट होने वाली स्किल थी। वो ज़ेफायरो से कहता है कि थोड़ा पीछे हटो। अब सच में वो अपना हाथ काटता है, और यार इतना दर्द होता है कि जान निकल जाए। उसे समझ ही नहीं आता कि वो पागल हीरो हर बार ये स्किल इतनी आसानी से कैसे इस्तेमाल कर लेता था। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है। उसकी पूरी टीम उसे ऐसे घूर रही होती है जैसे वो कमजोर हो गया हो। वो इन हरामियों को देखकर डर के मारे उछल पड़ता है, और ज़ेफायरोस कहता है कि अब उसे 100% यकीन हो गया है कि डीमन किंग कमजोर हो चुका है। क्रेटोस उसकी तरफ मुड़कर पूछता है, क्या तुम भी मुझे मारना चाहते हो? तभी वो जोर से चिल्लाता है। बस दर्द मरने से कम नहीं था। वो ब्लड स्ट्राइक एक्टिवेट करता है, लेकिन होता सिर्फ इतना है कि उसके अपने खून के छींटे आसमान में फैल जाते हैं, और दर्द अभी भी उतना ही होता है। तभी पीछे से कोई आवाज देता है, लॉर्ड क्रेडोस, सर, क्या आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है? उसी पल उसे समझ आ जाता है कि ये लोग उसे मारने वाले हैं। दूसरी तरफ बहुत दूर एज किमची अकेला घूम रहा होता है। उसके पास अपनी पिछली जिंदगियों की यादें हैं, और उसे पता है कि वो 10 से भी ज्यादा बार इसी रास्ते पर चल चुका है। पहले उसके पास समन ऑफ ड्यूटी नाम की कोई चीज थी, लेकिन अब वो गायब हो चुकी है, और अब उसे खुद नहीं पता कि वो आखिर किस मकसद के लिए जी रहा है। वो बस वही खड़ा सोचता रह जाता है। इधर क्रेटोस के पास सब लोग उसे घूर रहे हैं। एज़ोरेट आगे बढ़कर पूछता है, क्या आप वही महान डीमन किंग हैं? सारे डीमन लॉर्ड्स में सबसे ताकतवर? क्रेटोस के तो होश उड़ जाते हैं। उसे पता है कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, और इस वक्त वो खुद एक भी स्किल ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। एज़ोरेट अभी भी उसे घूरते हुए कहता है, ये प्रेशर कमाल का है। लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और आपने इतनी एनर्जी जमा कर ली कि मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। फिर भी वो आगे बढ़ता है और पूछता है, तो क्या आपको लगता है कि आप हम चारों का एक साथ सामना कर सकते हैं? बाकी तीनों तो पहले ही जाकर एक पेड़ के पीछे छिप चुके होते हैं। क्रेटोस पीछे मुड़कर देखता है और समझ जाता है कि वो इस मुसीबत में बिल्कुल अकेला है। सब लोग बस उसे देख रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि अब तक तो उसे समझ जाना चाहिए था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब वो सच में फंस चुका है, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है। वो कहने की कोशिश करता है, हम सब डीमंस हैं, और वो लोग जवाब देते हैं, बिल्कुल है। तभी अचानक ज़ेफस एक प्रोजेक्टर निकालता है और कहता है कि डीमन लॉ के हिसाब से ऐसी लड़ाइयां मौत तक चलती है। यहाँ पीछे हटने का कोई मौका नहीं होता। कुछ देर पहले तक डरा हुआ एज़ोरेट अब खुद को संभालता है और मन ही मन कहता है, डरना मत, डीमन किंग कमजोर हो चुका है। क्रेटोस का पूरा शरीर कांप रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। उसने अभी उसकी ताकत देखी थी, और जिस आसानी से उसने पिछला मूव किया था, उससे तो वो इतना भी कमजोर नहीं लग रहा। लेकिन सोच पूरी होने से पहले ही एज़ोरेट चिल्लाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। क्रेटोस को याद आता है कि इस बंदे के पास असल में सिर्फ 2 ही मूव्स है, या तो साइड स्लैश करेगा या फिर सीधा फॉरवर्ड थ्रस्ट। वो सोचता है कि इससे बचना नामुमकिन होगा, लेकिन फिर भी वो आसानी से बच जाता है। थोड़ा हैरान होकर वो देखता है कि इसकी आदतें अभी भी बिल्कुल वही है। जब भी इसका पैर आगे की तरफ रहता है, उसके बाद ये हमेशा सीधा हमला करता है। डॉज करते वक्त क्रेटोस का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे की तरफ फिसल जाता है। हरतोग कहता है, डराने वाली बात तो ये है कि इसने इतना आसान डॉज कैसे कर लिया। अगर जरा भी गलती होती तो इसका हाथ उड़ जाता। फिर एक और अटैक, फिर एक और डॉज। क्रेटोस धीरे धीरे समझने लगता है कि इसके सारे मूव्स बिल्कुल गेम जैसे ही हैं। जब उसने पहली बार इस बंदे का सामना किया था, तब उसे लगा था कि इसे हराना नामुमकिन है। ये बहुत तेज था, फेंच करता था, हर बार फेक मूव्स दिखाता था, और इसके पास अटैक की बहुत सारी वेरिएशंस थी। लेकिन एक बार मरने के बाद फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर 10 बार, फिर 128 बार, धीरे धीरे उसे इसकी हर आदत समझ आने लगी। गेम के अपने 19वें पूरे प्लेथ्रू में
तो उसने इसे बिना एक भी हिट खाए हराने की कोशिश भी की थी। और अब इस असली लड़ाई में हाँ, उसे सब समझ आ चुका है। अब ये बंदा उसे एक भी हिट नहीं मार सकता। पास में छिपे हुए सारे डीमंस घबराकर ये सब देख रहे होते हैं। क्रेटोस इधर उधर रोल करते हुए मुस्कुरा रहा होता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि डीमन किंग ने अपनी ताकत नहीं खोई है। वो तो बेचारे एशोरेट के साथ बिना हमला किए ही खेल रहा है। एज़ोरेट गुस्से से जल रहा होता है, जबकि क्रेडोस मन ही मन सोचता है, हो सकता है मैं इसे हरा न पाऊं, लेकिन ये भी मुझे मार नहीं पाएगा। और जैसे ही उसे समझ आता है कि इस दुनिया में भी गेम वाले रूल्स ही चलते हैं, सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि अब उसने इस दुनिया के रूल्स को समझना शुरू कर दिया है। क्रेडोस ने उसे देखते ही पहचान लिया। वो बिल्कुल वेबटून सिस्टम के पॉपअप विंडो जैसा दिख रहा था। उसमें उसे बधाई दी गई कि उसने सिर्फ अपने फोकस के दम पर अटैक डॉज किया। रिवॉर्ड के तौर पर उसे वो एबिलिटी मिली जो अब तक सिर्फ प्लेबल कैरेक्टर्स के पास होती थी। उसने टारगेट सिलेक्ट करने की एबिलिटी अनलॉक कर ली। जैसे ही उसके सामने छोटा सा ग्रीन मार्क दिखाई दिया, वो तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। यही वो निशान था जिससे स्पेशल स्किल इस्तेमाल की जाती थी। बिना एक पल भी रुके वो आगे स्लैश करता है और ब्लड स्ट्राइक एक्टिवेट कर देता है। इस बार स्किल सच में काम करती है और बिजली का जोरदार झटका सीधे बेचारे एशरेट को लगता है, जबकि बाकी डीमंस बस मुंह खोले ये सब देखते रह जाते हैं। एशरेट घुटनों के बल गिर जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, लेकिन कैटोस खुद हैरान रह जाता है कि एशरेट अभी भी किसी तरह जिंदा है, क्योंकि गेम में ये एबिलिटी हमेशा इंस्टेंट डेथ देती थी। इसलिए वो सोचता है कि एक और स्ट्राइक मार देता हूँ ताकि इस बार पक्का खत्म हो जाए। आसपास खड़े डीमंस हैरानी से फुसफुसाते हैं, हे भगवान, डीमन किंग अपनी पावर का बस थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एशरेट तुरंत न मरे और उसे और ज्यादा तकलीफ मिले। दूसरी तरफ क्रेटोस को खुद समझ नहीं आ रहा कि इसे आखिर खत्म कैसे करे। तभी सिस्टम की आवाज आती है, लेकिन उसमें सिर्फ इतना लिखा होता है कि उसने एज़ोरेट के सारे क्लोथ्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और अब वो पूरी तरह नेकेड है। कम से कम इसके बदले उसे सिस्टम का एक नया फीचर मिल जाता है। आर्मर रिमूवल एक्टिवेट हो गया। वो अपना इन्वेंट्री खोलता है और देखता है कि उसका सारा इक्विप्ड गियर अभी भी वही है, लेकिन फिलहाल वो उसे छोड़ देता है क्योंकि सबसे जरूरी काम है एज़ोरेट को रास्ते से हटाना। दिक्कत बस ये है कि उसके पास उसे मारने जितनी ताकत नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। एशरेट पहले से ही जमीन पर पड़ा है, तो अगर वो उस पर लाइटनिंग गिराए तो उसका असर सीधे जमीन तक जाएगा और सॉइल में वही नाइट्रोजन बन जाएगी जिसकी उसे जरूरत है। सच कहें तो बंदा काफी जीनियस है, लेकिन बाकी डीमंस पेड़ों के पीछे छिपकर डर से कांप रहे हैं। क्रेटोस सेर्गी को आवाज देकर कहता है कि एशरेट को बांध दो। बेचारी सेर्गी बस यही सोचती है कि वो उसे इतनी बेइज्जती क्यों कर रहा है। वो तो पहले ही हार चुका है, लेकिन नहीं, क्रेटोस तो उसे सीधे क्रूसिफाई कर देता है और दोबारा खड़ा कर देता है। अब उसके पास लाइटनिंग रॉड बिल्कुल तैयार है। तभी अचानक एज़ोरेट आंखें खोलता है और कहता है कि इमॉर्टल रिकवर हो गया है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि डीमन किंग कमजोर हो चुका है, क्योंकि वो अभी तक जिंदा है। लेकिन वो ज्यादा देर बोल नहीं पाता, क्योंकि अगली ही लाइटनिंग उसे फिर से चुप करा देती है और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में बनने लगती है। इसके बाद क्रेडोस हार्डटॉक को आदेश देता है कि पूरे इलाके में इतनी घनी फॉग फैला दो कि हवा से पानी गिरने लगे। हार्डटॉक हैरान होकर सोचता है, रुको, क्या ये पूरी जगह को गीला करना चाहता है ताकि लाइटनिंग और ज्यादा दर्द दे? सच में किसी को टॉर्चर करने का ये काफी अलग तरीका है। आज कुछ नया सीखने को मिला। फॉग पूरे इलाके में फैल जाती है और पानी की छोटी छोटी बूंदें एशरेट के शरीर पर गिरने लगती है। तभी एक और ब्लडी लाइटनिंग स्ट्राइक उस पर गिरती है। क्रेटोस दर्द से मुंह बना लेता है। हर बार इस एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए खुद को काटना पड़ता है और बहुत दर्द होता है। दूसरी तरफ ज़ेफाइरोस और बाकी डीमंस ये सब देख रहे हैं और अब सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट तो खुश हो रहा है। अब जमीन नाइट्रोजन से भर जाएगी और जल्द ही अच्छी हार्वेस्ट होगी। फिर कई और लाइटनिंग गिरती है और उनकी चमक दूर हराइजन तक दिखाई देती है। कुछ देर बाद वो सॉल खोद कर देखता है और समझ जाता है कि हालत पहले से बेहतर हो रही है। बस एक प्रॉब्लम बची है। मिट्टी के कण बहुत बारीक है, इनमें कुछ भी ठीक से अंदर नहीं जाएगा। उसे मिट्टी में जगह बनानी होगी और सही मटेरियल मिलाना होगा, यानी मैन्योर। इसलिए वो तुरंत सबको आदेश देता है कि जितना हो सके उतना गोबर लेकर आओ।
खून से लथपथ खड़े डीमंस बस यही सोच रहे होते हैं कि क्या डीमन किंग सच में बेचारे एशरेड के ऊपर गोबर डालने वाले हैं। दूसरी तरफ जंगल के अंदर एज किमची चल रहा होता है कि तभी उसे किसी की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो उधर देखता है और उसे जैवियर और लॉद जैसे दो लोग दिखाई देते हैं, मतलब वॉलमार्ट वर्जन वाले। वो नकली लॉद कहता है कि उन पर गॉब्लिन्स ने हमला किया था और उन्हें मदद चाहिए, लेकिन किमची बस उसे एक ऐसी नजर से देखता है कि दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। वो आदमी जल्दी से कहता है, शांत रहिए, हम बिल्कुल भी सस्पिशियस नहीं हैं। लेकिन उनका आउटफिट देखकर तो पूरा शक होता है। जब वो कहता है कि जैवियर के पैर में चोट लगी है तो किमची उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और नकली लॉद से कहता है कि रास्ता दिखाओ। वो दोनों अपना नाम रीवा गविया और लॉद बताते हैं। रीवा गविया यानी जैवियर उल्टा करके, बाकी आप खुद समझ ही गए होंगे। जैवियर पूछता है कि ये ब्लॉन्ड लड़का आखिर है कौन। किमची जवाब देता है, मैं भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर डीमन किंग के कैसल में हार्ड टॉक पूछ रहा होता है कि इतना सारा गोबर आखिर इकट्ठा कैसे करेंगे और अचानक लाएंगे कहाँ से। सेर्गी कहती है कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये पूरा ऑर्डर ही बहुत गंदा है। बॉल बस आह भरकर कहता है, अब तो सब खत्म है। उसे कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था और विमेन तो पूप करती ही नहीं। हार्ड टॉक तुरंत कहता है, बात वो नहीं है, अगर ऐसा हो भी सकता तब भी मैं अपना वाला इस्तेमाल नहीं करने वाला। फिर वो प्लान बताता है, कुछ लॉरिंग डीमंस को इतना पीटो कि जो चाहिए वो निकल आए। दूसरी तरफ बेचारा डीमन एक गड्ढे के बीच बैठा होता है और सबको बाहर इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन उससे कुछ हो ही नहीं रहा। एक सोल्जर हरतोग को रिपोर्ट देता है कि काफी कोशिश के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। हार्ड टॉक अंदर जाता है और पूछता है, सच में नहीं हो रहा? डीमन जवाब देता है, कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं, यहाँ तो सब कंगाल हो चुके हैं। तभी हरतोग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। वो स्लैश मारने ही वाला होता है कि बेल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर इसका पेट ही काट दोगे तो ये हमें वो चीज कैसे देगा जो चाहिए। हरतोग उसे छोड़ देता है और मानता है कि बॉल से इतनी समझदारी वाली बात सुनकर उसे भी हैरानी हुई। फिर वो कहता है, तो ऐसा करते हैं, इसे मेरा ही फ्लेश खिला देते हैं, फिर ये जो चाहिए वो बना देगा। बेल बस उसे घूरता रह जाता है, जबकि छोटा डीमन कोने में सिकुड़कर डर के मारे कांप रहा होता है। दोनों आपस में भिड़ने ही वाले होते हैं कि तभी क्रेडोज आकर दोनों पर लाइटनिंग गिरा देता है। वो उन्हें समझाता है कि सिर्फ ह्यूमंस और डीमंस ही नहीं, बाकी क्रीचर्स भी मल त्याग करते हैं। थ्रोन पर बैठकर वो बताता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई फीसीज नहीं है जिसमें न्यूट्रिशन न हो। वो लोग फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं। ज़ेफायरो पूछता है, ये फर्टिलाइजर क्या होता है? केजियो जवाब देता है, ये सॉल को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। आमतौर पर ये वुड स्क्रैप्स, प्लांट्स, एगशेल्स, चिकन ड्रॉपिंग्स और दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है। दिक्कत ये है कि अभी उनके पास इनमें से ज्यादा कुछ नहीं है। वो मैप मांगता है और जैसा उसने सोचा था, कुछ ही सेकंड में मैप उसके हाथ में आ जाता है। बिल्कुल वही मैप जो गेम में था। उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहां एक खास तरह के बर्ड्स बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। हालांकि ये बर्ड्स भी डिमोनिक हैं, लेकिन उनकी इतनी बड़ी संख्या देखकर साफ है कि वो इस जमीन से अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये कि वो समुद्र के बीच ऊंची ऊंची चट्टानों पर रहते हैं, यानी वही जगह है जहां उसे अपनी जरूरत की चीज मिल सकती है। ज़ेफायरो तुरंत समझ जाता है और पूछता है, क्या आप उन डिमोनिक सीगल्स का ड्रॉपिंग्स इकट्ठा करने वाले हैं? फिर वो याद दिलाता है कि उस जगह का नाम पीक ऑफ नो रिटर्न है। वहां पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई गिर गया तो या तो चट्टानों पर मर जाएगा या लहरें उसे बहा ले जाएंगी। क्रटोस जवाब देता है कि उसे ये सब पहले से पता है। वो जगह प्लेयर्स के लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो वहां पहुंच चुका था और अब सब लोग उसी जगह के सामने खड़े हैं। सब सोच रहे हैं कि इस बार डीमन किंग के दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत से लोगों ने उन चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर कोई समुद्र में गिर गया। क्रटोस उनकी तरफ देखकर कहता है, मैं ऊपर तक चढ़ूंगा और बैग्स भरकर नीचे फेंकूंगा। तुम लोग उन्हें पकड़ने के लिए तैयार रहना। अगर ये प्लान काम कर गया तो सबको पेट भरकर खाना मिलेगा। बॉल चारों तरफ देखता है और याद करता है कि सब कितने दुबले हो चुके हैं। सच में सबकी हालत बहुत खराब है। शुक्र है फार्मर डीमन किंग आखिरकार आ गया। क्रटोस को याद आता है कि अपने 30वें प्लेथ्रू में उसने पहली बार इस जगह पर चढ़ने की कोशिश की थी। सैकड़ों कोशिशों के बाद
उसे इसका सीक्रेट समझ आया था। वो छलांग लगाता है, सब लोग उसे देखते रहते हैं और वो चट्टान पकड़ लेता है। उसे पता है कि वो ये कर सकता है क्योंकि उसे एक खास ग्लिच का फायदा उठाना आता है। उसका हाथ धीरे धीरे चट्टान के अंदर जाने लगता है और सब लोग ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी क्रटोस अपना इन्वेंट्री खोलता है और अपना सारा गियर अनइक्विप कर देता है। अचानक सबको उसकी बेर बट दिखाई देती है। ये देखकर सब शौक में कांपने लगते हैं। वो साइड में मुड़ता है और सेरी तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। फिर वो दोबारा गियर एक्विप कर लेता है और पागलों की तरह दीवार से चिपक जाता है। फिर पीछे मुड़कर देखता है, दोबारा अनइक्विप करता है, फिर एक्विप, फिर बट, फिर पूरा बॉडी, फिर बट। वो बार बार बॉडी बट करता रहता है और अचानक देखते ही देखते ऊपर पहुंच जाता है। बहुत पहले उसने इस बग का पता लगाया था। अगर क्लाइंब करते वक्त गियर को बार बार अनइक्विप और री-इक्विप करो तो कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा करके वॉल के अंदर घुस सकता है। तभी बॉल कहता है, अगर हिज मैजेस्टी ने सबको खाना खिलाने का वादा किया है तो मुझे भी अपना हिस्सा करना होगा। ज़ेफिरियोस उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो पागल सीधा दौड़कर दीवार पर कूद जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। क्रटोस चिल्लाकर पूछता है, ये क्या कर रहे हो? लेकिन वो बेवकूफ सीधे चट्टान से टकरा जाता है और कुछ भी नहीं पकड़ पाता। अब मेन कैरेक्टर को फिर से वॉल बग इस्तेमाल करते हुए उसी हालत में बॉल का हाथ पकड़कर उसे बचाना पड़ता है। दिक्कत बस ये है कि बॉल उन सब में सबसे भारी है। तभी क्रटोस रुक जाता है और सोचने लगता है, मैं आखिर इस बंदे को बचाने की कोशिश ही क्यों कर रहा हूँ? बॉल उन 4 डीमंस में से एक है जो सच में उसे मारना चाहते हैं। खुद बॉल भी हैरान है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसे बचाया क्यों जा रहा है। तभी प्रोटैगनिस्ट को अपने एक दोस्त की बात याद आती है। उसने कहा था, भाई प्रोफेसर मुझे अपना टेस्ट सबमिट नहीं करने देंगे। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं स्लेव बन जाऊंगा। प्लीज मेरी मदद कर दो, बस उनसे मेरी ग्रेड्स देखने के लिए कह दो। अगर तुम कहोगे तो वो मान जाएंगे। हर प्रोफेसर तुम्हें पसंद करता है। वो लड़का बस उसका जूनियर था जो हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। और क्योंकि प्रोटैगनिस्ट प्रोफेसर का सबसे भरोसेमंद स्टूडेंट था, शायद प्रोफेसर उसकी बात मान भी लेते। लेकिन उस वक्त उसने उस लड़के से कह दिया था कि अपनी प्रॉब्लम खुद संभालो। उसे डर था कि अगर वो बीच में पड़ा तो प्रोफेसर्स के साथ उसकी इमेज खराब हो सकती है, इसलिए उसने मदद नहीं की। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे लगता है कि शायद वो उसकी मदद कर सकता था, जैसे अभी शायद वो बॉल की भी मदद कर सकता है अगर वो थोड़ा और जोर लगाए। वो खुद से कहता है कि उसे अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए और अपनी लिमिट से आगे जाना चाहिए। शायद तब उस लड़के की याद कम से कम मुस्कुराहट के साथ खत्म होगी। वो अपने पूरे शरीर की ताकत एक जगह इकट्ठा करता है। उसका हाथ जोर लगाने की वजह से जवाब दे देता है, लेकिन फिर भी वो बॉल को ऊपर की तरफ उछाल देता है। जाहिर है ऐसा करते हुए उसे खुद भी चोट लगती है। डीमन उससे पूछता है, तुमने इतना सब क्यों किया? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्रटोस उठकर कहता है, क्योंकि ये दर्द किसी अपने को छोड़ देने के दर्द से कम है और इस बार मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। अचानक बॉल रोने लगता है। कैटोस सोचता है कि अगर उसने उस स्टूडेंट की उस वक्त मदद की होती तो शायद उसकी भी यही रिएक्शन होती। अब वो सिर्फ इतना ही कह सकता है, मुझे माफ कर दो। तभी सिस्टम सामने आता है और उसे बधाई देता है कि उसने बिना किसी मदद के डीमन किंग के बॉडी से इतनी पावर निकाल ली। इसके बदले उसे 4 ग्रेट डीमंस में से एक की सच्ची रिस्पेक्ट मिल गई है। अब से वो जो भी काम करेगा जिससे डीमंस खुश होंगे उसे HP यानी हैप्पी पॉइंट्स मिलेंगे। हैप्पी पॉइंट्स सिस्टम अनलॉक हो गया। हैप्पी पॉइंट्स का नाम सुनकर क्रटोस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, इनका करूंगा क्या? लॉलीपॉप खरीदूंगा। लेकिन सिस्टम तुरंत जवाब देता है कि ऐसा गेम लॉलीपॉप नहीं देता। सीधी बात यह है कि जब भी उसके किसी सोल्जर का पेट भरा होगा और वो खुश होगा, उसे हैप्पी पॉइंट मिलेगा। उन पॉइंट्स को वो स्टैमिना, डिफेंस, मेंटल स्ट्रेंथ और मैजिक पावर जैसी एट्रीब्यूट्स बढ़ाने में खर्च कर सकता है। उसे इन सबको 100% तक पहुंचाना होगा, तभी उसे असली क्रटोस की पूरी पावर मिलेगी। वो 10% स्टैमिना खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कीमत 50 हैप्पी पॉइंट्स निकलती है। इतना ही नहीं, वो इन्हीं पॉइंट्स से अपनी स्किल्स भी अपग्रेड कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक स्किल अपग्रेड करने में ही 250 पॉइंट्स लगते हैं। क्रटोस सोचता है, ये मुश्किल तो है, लेकिन अगर फार्मिंग शुरू हो गई तो शायद मैं बहुत सारे पॉइंट्स कमा लूंगा, और अगर मैं स्ट्रांग हो गया
तो मेरे जिंदा रहने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ऊपर से सबको खुश और पेट भरकर खाते देखना। हाँ, वो एहसास भी अच्छा होगा। उसका ईगो तो पूरी तरह खुश हो जाएगा। बॉल उसे देख रहा होता है और सोचता है कि ये आदमी तो खुद मरने वाला लगता है, इसे मुझे बचाना ही नहीं चाहिए था। तभी अचानक क्रटोस उन अंडे देने वाले बर्ड्स की तरह बॉडी फैलाता है और कहता है, तैयार रहो, मैं नीचे फेंक रहा हूँ, नीचे वाले सब इसे पकड़ लेना। बेचारे डीमंस कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो उनके ऊपर पूप की पूरी रेनबो आर्क फेंक देता है। क्रटोस कहता है, तैयार हो जाओ और पूरी जान लगा दो। थोड़ी देर बाद चारों तरफ सॉल, एगशेल्स और ढेर सारा पूप फैला हुआ होता है। वो सेर्गेई की तरफ मुड़कर कहता है, तुम्हारे इतने सारे हाथ हैं, तो ये सब बारीक काट दो। सेर्गेई तुरंत गुस्से में बोलती है, मैं आइस मोनार्क हूँ, मेरे हाथ पूप काटने के लिए नहीं बने। क्रटोस उसे घूरकर शांत आवाज में कहता है, ठीक है, फिर एशराइट की जगह तुम्हें दूसरा काम करना पड़ेगा। ये सुनते ही वो बिना कुछ बोले तुरंत मान जाती है। सेर्गेई के चिल्लाने पर क्रियोस खुद थोड़ा डर गया था। इस दुनिया के लोग सच में डरावने हैं और खासकर सेर्गेई से निपटना सबसे मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, वो डीमन किंग है, सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर ये सब संभाल लेगा। फिर वो हर्तोग को आदेश देता है कि पूरे इलाके में पानी फैला दो, क्योंकि उसे सॉल को गीला करना है। हार्टॉग कहता है, अगर ये सब गीला हो गया तो इसकी बदबू और भी ज्यादा आएगी। क्रटोस बस एक बार उसे घूर कर देखता है और अगले ही पल वो हवा में उड़ता हुआ वही करने निकल जाता है जो उसे कहा गया था। फिर क्रटोस बॉल से पूछता है, अब कैसा लग रहा है? बॉल जवाब देता है, हाँ, अब ये पहले से नरम हो गया है, बिल्कुल जैसा आपने कहा था। तीसरा स्टेप था कुछ फेदर्स इकट्ठा करना और पूरी चीज को उनसे ढक देना। प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो थोड़ा थोड़ा करके करता तो पूरे इलाके को कवर करने में बहुत समय लग जाता। अब उसके पास एक ही रास्ता था, सभी डीमंस को काम पर लगाना। एक बात उसे अंदर से परेशान कर रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसका फैसला अभी लेना ही पड़ेगा। इस दुनिया के रूलर होने के नाते उसे मिली अथॉरिटी का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ डीमन किंग के सिटी में एक आदमी अपने घर के अंदर बैठा था और उसकी छोटी बेटी बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो अपने पिता से कहती है, क्या आप मुझे खा सकते हैं? ये सुनकर उसके पिता का दिल टूट जाता है। वो उससे ऐसी बात दोबारा न कहने की विनती करता है, लेकिन वो बस इतना कहती है कि उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। पता चलता है कि एक लालची डीमन उसे खाने वाला था, लेकिन उसकी माँ बीच में आ गई। उसने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा और खुद उस डीमन के पेट में चली गई। पिता बस इतना कहता है, अगर मेरी बेटी भी नहीं रही तो मेरे जीने की क्या वजह बचेगी? तभी डीमन किंग वहां पहुंच जाता है। आदमी डरकर पीछे हटता है और चिल्लाकर पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रटोस जवाब देता है, अगर चिल्लाने की ताकत है तो काम करने की भी ताकत है। फिर वो सोल्जर्स को उसे साथ ले जाने का ऑर्डर देता है। आदमी अपनी बेटी के लिए चिल्लाता है और कहता है कि उसे उसकी देखभाल करनी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डीमन किंग बिना रुके आगे बढ़ता रहता है और पूछता है कि अब तक कितने लोग इकट्ठा हुए। जवाब मिलता है, 20, हमें 30 से भी ज्यादा चाहिए। पीछे मुड़कर रोती हुई उस बच्ची को देखकर उसे याद आता है कि वो गेम में भी थी और हर बार वो बिना सोचे उसे मार देता था। वही याद उसे एक नया ऑर्डर देने पर मजबूर कर देती है। आज से कोई भी डीमन किसी दूसरे डीमन को नहीं खाएगा। अब से सब लोग फार्मिंग में काम करेंगे। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि वो टायरेंट लॉर्ड है और अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करने ही पड़ते हैं। तेज धूप के नीचे पहले से ही दुबले पतले डीमंस और भी ज्यादा परेशान हो रहे थे। उनमें से एक बड़बड़ाता है, हमें फार्म पर काम कराया जा रहा है, कितना बेकार है, हमारे पास खुद एनर्जी नहीं है और जो थोड़ी बची है वो भी इसमें खत्म हो रही है। दूसरा उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो फिर भी बोलता है, वैसे भी हम मरने वाले हैं और मान लो ये सॉल अच्छी भी हो गई तो इसमें उगाएंगे क्या? तभी क्रेडोस वहां आ जाता है और कहता है, मैं बताता हूँ। वो उन्हें उस दिन की बात याद दिलाता है जब लड़ाई के दौरान उसने एक पेड़ के पास एक प्लांट देखा था। उसे लगा था कि उसे उगाया जा सकता है। वो प्लान दिखाकर कहता है, यही है, हम यही उगाएंगे। बॉल और बाकी लोग पहले ही ऐसे और प्लांट्स लाने निकल चुके थे। डीमन कहता है, मैं इसे जानता हूँ, लेकिन इसे खाया नहीं जा सकता। इसे खाने से बहुत तेज पेट दर्द होता है। लेकिन क्रेडोस एक प्लांट उखाड़ कर कहता है, इस जमीन पर खाने के लिए और कुछ नहीं है। हमारा एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा हो चुका है। ये काम करेगा या नहीं अभी पता चल जाएगा। आदमी पूछता है,
कौन सा एक्सपेरिमेंट? क्रटोस जवाब देता है, इस वक्त तक तुम्हारी बेटी शायद इसे खाना शुरू कर चुकी होगी। ये सुनते ही वो घबराकर भागता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। वो पूछता है कि एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। वो दुआ करता है कि उसने अभी तक उसे न खाया हो। वो दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है और देखता है कि बॉल उसकी बेटी के साथ खड़ा है और छोटी लड़की वो प्लांट पहले ही खा चुकी है। अब उसका शरीर पहले से भरा हुआ दिख रहा है। वो खुश होकर कहती है कि उसे बिल्कुल ठीक लग रहा है और उसका पेट भी पूरी तरह भर गया है। पिता हैरानी से पूछता है, सच में तुम ठीक हो? वो सिर हिलाकर कहती है, हाँ, मैंने तो यही चीज कल भी खाई थी। बॉल और जेफेरो मुझे देकर गए थे। तभी क्रटोस आगे आता है और कहता है, इस पर भरोसा करो। एक जगह ह्यूमंस ने भी एक जहरीले प्लांट को खाने लायक बना दिया था। आज उसे पटेटो कहते हैं। उसे खुद भी पहले नहीं पता था कि पटेटो कभी जहरीला हुआ करता था। छोटी लड़की खुशी से क्रटोस का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके जैसी किसी की भी मदद की। उसी पल आर्मी के कुछ डीमंस सच में खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए कुछ है। पहली बार क्रटोस को एक हैप्पी पॉइंट मिलता है। वो उस एक पॉइंट को देखता है, फिर उस छोटी लड़की की मुस्कान देखता है और उसे याद आता है कि गेम में यही लड़की एक मॉन्स्टर थी। पहले और अब के उसके रूप का फर्क उसे अंदर तक महसूस होता है। सिर्फ डीमन लॉर्ड होने का मतलब ये नहीं कि उसे हमेशा सख्ती रहना पड़े। इसलिए वो लड़की की तरफ देखकर हल्की सी प्यारी मुस्कान देता है और कहता है, अच्छे से बड़ी होना और मजबूत बनना। लेकिन बाकी डीमंस तुरंत सोच लेते हैं कि उसे बाद में खाने के लिए मोटा किया जा रहा है। उसके चेहरे की वो सीधी सादी मुस्कान देखकर भी किसी को उसकी असली बात समझ नहीं आती। बस इतनी सी बात ने सबको कंफ्यूज कर दिया। अगला चैप्टर चावे टू एंट नाम के एक रीजन से शुरू होता है। ये टेरिटरी 5 जोन्स में बंटी हुई है और चावे सबसे दूर वाला जोन है। वहाँ रातें बहुत ठंडी होती थी और दिन बहुत ज्यादा गर्म। ऐसी जगह जहाँ कोई भी क्रॉप नहीं उग सकता था, वहाँ जहरीले प्लांट्स भी फूड माने जाते थे। ज्यादातर लोगों को उन्हें खाकर मर जाना चाहिए था, लेकिन ह्यूमंस ने कभी हार नहीं मानी। विलेज में फ्लूट का पिता घुटनों के बल बैठकर डीमन लॉर्ड से कहता है कि सारी तैयारी पूरी हो गई है। तभी हमारा एमसी बेल को ऑर्डर देता है कि पूरी जगह पर चलकर हर एक पटेटों को कुचल दो। उसके बाद पूरे बैच को लगातार 5 दिन तक रात में जमने के लिए छोड़ दिया जाएगा। फ्रीज, फिर थॉ, फिर फ्रीज, फिर थॉ, बार बार यही होगा। धीरे धीरे वो पटेटोज खाने लायक बन जाएंगे और उन्हें खाने से पेट दर्द भी नहीं होगा। ये काम पूरा होते ही जेफोस को बुलाया जाता है और पूरी टीम को और ज्यादा फर्टिलाइजर बनाने की तैयारी करने के लिए कहा जाता है। स्नैक तैयार करने का टाइम शुरू हो चुका था। लाइन लग जाती है। क्रटोस आगे आता है और कहता है, ठीक है, सब लोग सुनो, अभी हमारे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए हर इंसान सिर्फ 2 ही लेगा। जेफोस को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो कहता है, हमारे पास तो इतनी सारी सॉल है, फिर और पटेटोस क्यों नहीं उगा देते? क्रटोस समझाता है कि अभी उनके पास जो है वो बिल्कुल भी काफी नहीं है और बड़े स्केल पर प्रोडक्शन बढ़ाने में समय लगेगा। पहले लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि ये चीज सच में खाई जा सकती है। उसके बाद प्रोडक्शन को 1000 गुना बढ़ाया जाएगा। फिर भी सारे डीमंस बस पटेटोस को घूरते रहते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि ये खाना सेफ है। पीछे खड़ा एक आदमी कहता है, मेरी बेटी इसे पहले ही खा चुकी है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन दूसरा उसे डांटते हुए कहता है, बेवकूफ मत बन। डीमन किंग का चेहरा देख। ये किसी ऐसे आदमी का चेहरा नहीं है जो दया दिखाकर खाना बांट रहा हो। फिर भी वो आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ता है, पटेटो उठाता है, मुंह में डालता है, चबाता है और निगल जाता है। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चिल्लाकर कहता है, डीमन किंग की जय हो। जब पहले आदमी ने खाया और वो मरा नहीं, तो बाकी सब भी आगे बढ़ गए। सबके दिमाग में बस एक ही बात थी, उन्होंने सच में हमें खाने लायक खाना दिया है। देखते ही देखते सबने हाथ उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्रेडोस सबसे महान है। ये सब देखकर क्रेडोस धीरे से कहता है, ये चेयर कुछ ज्यादा ही अजीब है, इसे जल्दी बदलना पड़ेगा। दूसरी तरफ जेफायरो मन ही मन सोचता है कि शायद ये पागल सच में इस जमीन से भूख खत्म कर देगा। इतने सारे डीमंस का पेट भरने की वजह से क्रियोस को 51 हैप्पी पॉइंट्स मिल जाते हैं। आखिरकार अब वो थोड़ा लेवल अप कर सकता है। वो अपनी एट्रीब्यूट्स देखने लगता है और सोचता है कि इस वक्त कौन सी सबसे ज्यादा काम आएगी। तभी जेफरो फार्मिंग टीम के सभी लोगों को बुलाता है और उन्हें विलेज वापस जाकर खबर फैलाने का ऑर्डर देता है। अब इस जमीन पर
सच में खाने लायक फूड उगाया जा सकता है और जो भी डीमन मदद करने आएगा उसे पोटैटोज के लिए वाउचर मिलेगा। क्रियोस को सच में हैरानी होती है कि ये छोटा सा चालाक बटलर इतना काम का निकला। फिर देखते ही देखते सब लोग पोटैटोज की हार्वेस्ट करने लगते हैं और नए पोटैटोज भी लगाने लगते हैं। सेर्गी मैन्योर काट रही होती है, हार्ड टॉक सॉल को गीला कर रहा होता है और हाँ, बेचारा एशरेट अभी भी वही बंधा हुआ है। क्रटोस कहता है, इसे 10 कदम बाई तरफ ले जाओ, वही जगह सही रहेगी। वो लोग उसे जमीन पर बांध देते हैं और उस पर फिर से एक लाइटनिंग स्ट्राइक गिरती है। क्रटोस आह भरकर कहता है, हर दिन इतना नाइट्रोजन बनाने के लिए ये सब करना सच में मुश्किल है, लेकिन अब उन्होंने काफी नाइट्रोजन जमा कर लिया था, इसलिए अगला स्टेप शुरू करने का वक्त आ गया था। प्रॉब्लम ये थी कि इतने सारे रिसोर्सेज होने के बाद भी पूरे इलाके को कवर करना आसान नहीं था। क्रटोस प्लान बना ही रहा होता है कि एज़ोरेट वही पड़ा उससे भीख मांगने लगता है, मुझे मार ही डालो। लेकिन क्रियोस बिना कोई रिएक्शन दिए उस पर एक और लाइटनिंग गिरा देता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है, काश मेरे पास ऐसे सोल्जर होते जो बिना शिकायत किए लगातार काम कर सकते। शायद अब उसे अगले मौके का इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले उसने ज़ेफायरो से पूछा था कि क्या उसने सच में स्टार मास्टर्स को मैसेज भेजा था। ज़ेफायरो ने कहा था, हाँ, मैंने उन्हें फिलहाल सारे अटैक्स रोककर वापस आने को कहा है ताकि सब फार्मिंग पर ध्यान दे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक किसी का भी रिप्लाई नहीं आया था। क्रटोस सोचता है, कहीं वो मैसेंजर रास्ते में भूख से मर तो नहीं गए। उसे सच में मदद की जरूरत थी। अकेले पूरे इलाके में मैन्योर फैलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। सीन बदलकर रीजन के पहले जोन डेथ क्लिफ पर चला जाता है। एक डीमन रिपोर्ट देता है कि ताजा जानकारी के मुताबिक लॉर्ड केजियो ने सच में एग्रीकल्चर शुरू कर दी है और खाने लायक फूड भी उगाना शुरू कर दिया है। बड़ी मूंछों वाला डीमन हंसते हुए कहता है, क्रेडोस ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो डर गया है, क्योंकि हर बार जब कोई डीमन मरता है तो सुअल यानी फादर ऑफ द डेड और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। उसे लगता है कि क्रेडोस वो रोकना चाहता है ताकि दोनों में से किसी की भी पावर और न बढ़े। सुअल पूछता है कि क्या दूसरे रीजन्स में भेजे गए सारे मैसेंजर्स का काम तमाम कर दिया गया। डीमन जवाब देता है कि अब किसी और को ये पता नहीं चलेगा कि क्रेडोस वो रोकना चाहता है। सुअल संतुष्ट होकर सिर हिलाता है और कहता है, यही सही है। हर डीमन को भूखा रहना चाहिए, तभी वो सब मेरी पावर का फ्यूल बनेंगे। जब मेरे पास काफी ताकत आ जाएगी तब मैं असली डीमन लॉर्ड बनूंगा। इसके बाद वो फिकामिर को बुलाता है और ऑर्डर देता है कि क्रटोस ने जो कुछ भी बनाया है सब बर्बाद कर दो, खासकर फार्मिंग से जुड़ी हर चीज। एक ठंडी रात में बेचारा एशरेट अभी भी क्रॉस से बंधा हुआ होता है। फिकामिर वहां से गुजरते हुए सोचता है, हे भगवान, लॉर्ड क्रेडोस कितना बेरहम है। इसने एज़ोरेट को सिर्फ दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनाने के लिए लाश जैसा बना दिया। फिर वो कहता है, फिक्र मत करो एज़ोरेट, सुअल तुम्हारा बदला जरूर लेगा। वो स्पिरिट्स की एक बड़ी आर्मी बुलाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि पूरी जमीन बर्बाद कर दो ताकि यहाँ कभी फार्मिंग ना हो सके। स्पिरिट्स दौड़ते हुए आते हैं और उन्हें ढेर सारी चीज एक जगह ढकी हुई मिलती है। उनमें से एक कहता है, यही वो फेमस मैन्योर है जिसकी लॉर्ड क्रटोस इतनी सिक्योरिटी कर रहे थे। फिकामिर मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल सही, इसे हर जगह फैला दो और क्रटोस का पूरा प्लान बर्बाद कर दो। दूसरी तरफ बंधा हुआ एज़ोरेट ये सब देख रहा होता है। उसे क्रटोस की बात याद आती है कि मैन्योर को सॉइल में अच्छी तरह मिलाकर पूरी तरह सड़ाना जरूरी है। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास डीमंस कम थे, सब बहुत कमजोर थे, इसलिए इतना बड़ा काम करना मुश्किल था। और इधर फिकामिर खुशी मना रहा होता है कि अब क्रटोस का खेल खत्म हो गया, जबकि एज़ोरेट मन ही मन सोचता है, रुको, ये कैसी फ्री में मजदूरी करवा रहा है। थोड़ी देर बाद एक स्पिरिट थककर कहता है, यार, ये जमीन खत्म ही नहीं होती, बहुत बड़ी है। बाकी स्पिरिट्स उसे डांटते हैं, काम चोरी मत करो, मैन्योर फैलाते रहो, इसे अच्छी तरह दबाओ, चारों तरफ फैला दो और ध्यान रखना कि क्रेडोस यहाँ फार्म न बना पाए। थोड़ी दूर बैठा एक और स्पिरिट कहता है, स्पिरिट नंबर 2718 आज तो बहुत मेहनत कर रहा है। वो स्पिरिट जवाब देता है, पता नहीं क्यों, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सच में कोई काम पूरा किया हो। उसके पास बैठा दूसरा स्पिरिट कहता है, तू सच में बेवकूफ है। फिर मुस्कुराकर जोड़ता है, चल आज मैं भी बेवकूफ बन जाता हूँ। पूरी जगह बर्बाद कर देते हैं। वो सब अपनी कामयाबी पर खुश हो ही रहे होते हैं कि सूरज निकल आता है। धूप पड़ते ही एक एक करके सारे स्पिरिट्स उड़ने लगते हैं, क्योंकि वो धूप में टिक नहीं सकते।
लेकिन सच कहें तो किसी काम का एहसास लेकर मरना उन्हें इतना बुरा भी नहीं लगा। उनकी सोल्स धीरे धीरे आसमान की तरफ उड़ जाती है। फिकामिर वही खड़ा रोते हुए कहता है, मेरे बच्चों ने कर दिखाया, वो सबसे अच्छे थे, अब वो सब चैन से आराम कर सकते हैं। अब उसे बस क्रटोस का चेहरा देखना था, जब उसे पता चलेगा कि यहाँ क्या हो चुका है। दूसरी तरफ स्टोरेज हाउस में हार्वेस्ट किए गए सारे पटेटोज रखे हुए थे। अब प्रॉब्लम उन्हें तैयार करने की थी। क्रटोस समझाता है कि अभी पटेटोज डोमेंट स्टेट में है, अगर अभी इन्हें लगाया गया तो ये ग्रो नहीं करेंगे। वो कहता है, इसे ऐसे समझो जैसे पटेटो सो रहा हो और तुमने उसके बाल पकड़कर उसे खींच लिया हो। शॉक की वजह से वो बेहोश हो गया। उसे पता था कि अगर पटेटोज को लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर पर 2 या 3 हफ्ते रखा जाए और फिर किसी गर्म जगह पर ले जाया जाए तो उनका डोमेंट स्टेट जल्दी खत्म हो जाएगा। प्रॉब्लम ये थी कि वो सेर्गी से मदद की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो पिछले कुछ समय से हर चीज से घिन खा रही थी और साफ दिख रहा था कि काम नहीं करना चाहती। हार्ड टॉक भी उससे ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। क्रटोस कोशिश कर रहा था कि दोनों में से कोई भी नाराज ना हो, क्योंकि दोनों वैसे भी कभी भी उसके खिलाफ जा सकते थे। उसने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए डीमन से स्क्वाट्स करवाने की कोशिश की, लेकिन बेचारे डीमंस के पास एनर्जी ही नहीं बची थी और वो वही बेहोश होकर गिर गए। काफी सोचने के बाद वो ज़ेफायरो से कहता है कि वो फार्म्स की तरफ जा रहा है। कम से कम वो सॉइल में थोड़ा नाइट्रोजन तो मिला ही सकता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो पूरी जगह से भाप उठ रही होती है। वो वही रुक जाता है। यहाँ हुआ क्या है, पूरी सॉइल अच्छी तरह मिली हुई थी, हवा में मैन्योर की तेज स्मेल थी और अब ये जगह फार्मिंग के लिए बिल्कुल तैयार थी। ये चमत्कार कैसे हो गया? दूसरी तरफ छिपा हुआ फिकामिर घबराया हुआ था। उसे लग रहा था कि उसका प्लान पूरी तरह सफल हो गया। तभी बॉल अचानक उसके पीछे आ जाता है, उसके कान पकड़ लेता है और कहता है, ये छिपा हुआ बंदा मिल गया। कैटोज उसे देखते ही पहचान लेता है। उसने गेम इतनी बार खेला था कि उसे याद था ये डेथ क्लिफ के बॉसेस में से एक है। इसलिए वो पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? फिकामिर जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन बोलने से पहले ही उसके मुंह पर एक जोरदार पंच पड़ जाता है। ज़ेफायरो पूछता है, उसने कुछ कहा भी नहीं था, फिर आपने मारा क्यों? केजियो कंधे उचकाकर कहता है, ये साफ साफ कुछ छिपा रहा था। सीधा मारना ज्यादा एफिशिएंट है। फिकामिर दर्द से दोहरा होकर बड़बड़ाता है। डीमन किंग सच में बहुत बेरहम है, लेकिन उसके बाद भी उसे बार बार पंच पड़ते रहते हैं। काफी देर बाद क्रटोज उसे पीट पीट कर खुद थक जाता है, फिर भी उससे एक भी जवाब नहीं निकलवाता। फिर क्रटोज अपना इन्वेंट्री खोलता है, अपने सारे पॉइंट्स स्टैमिना में डाल देता है और दोबारा पंच मारना शुरू कर देता है। आखिरकार फिकामिर टूट जाता है और सब सच बता देता है। वो कबूल करता है कि उसे फार्म बर्बाद करने का ऑर्डर मिला था। अब सबको पता चल जाता है कि रीइंफोर्समेंट्स को आने से सुअल ने ही रोका था। केजियो समझ जाता है कि वजह साफ है। हर बार जब कोई डीमन मरता है, सुअल और ताकतवर हो जाता है। ज़ेफोस कहता है, अगर आप सुअल को हरा देंगे तो बाकी सब के लिए वार्निंग बन जाएगा। लेकिन क्रेडोस को उससे कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ शांति से जीना चाहता है और अपनी फार्मिंग करना चाहता है। तभी दोनों एक साथ कहते हैं कि सुअल को मारने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मरते ही वो गोस्ट बन जाता है। उसके बाद उसे हिट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऊपर से उसका मैप बहुत बड़ा है, जिसमें ऊंची ऊंची जगहें और मुश्किल रास्ते भरे पड़े हैं। फिर भी क्रेडोस एक बात अच्छी तरह जानता था, अगर कोई कीड़ा अपने घोंसले में छिपा है तो पूरे घोंसले को ही खत्म कर दो। सीन फ्लूट पर चला जाता है। वो अभी भी क्रॉस से बंधे हुए एशरैट को देख रही होती है। उसके मन में बस एक ही सवाल होता है, आखिर इसे छोड़ेंगे कब? एशरैट उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या देख रही हो? फ्लूट मासूमियत से कहती है, आपकी कुर्बानी की वजह से अब सबको खाना मिल रहा है, थैंक यू। ये सुनते ही एशरैट गुस्से से चिल्ला पड़ता है, महान एशरैट का मजाक उड़ाना बंद करो। जिस दिन मैं आजाद हुआ सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। वो गुस्से में सोचता रहता है कि जैसे ही वो छूटेगा सबसे पहले क्रटोस को खत्म करेगा। तभी उसे क्रटोस की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, वहाँ म्यूजिक बज रहा था, सेलिब्रेशन चल रही थी, दूसरा पोल भी लगा दिया गया था। सब खुश होकर कह रहे थे, अब इससे और भी ज्यादा फूड मिलेगा। एज़ोरेट की आंखें चमक उठती है, क्या इसका मतलब मैं आजाद हो गया? अब उसे रोटिसरी चिकन की तरह दिन रात जलना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों पोल्स के बीच उन्हें खड़ा कर दिया जाता है और क्रटोस फिर से दोनों पर लाइटनिंग गिरा देता है। अब तक एज़ोरेट को इसकी आदत पड़ चुकी थी, बस थोड़ा और जल जाता था।
दूसरी तरफ सुअल ये सब देख रहा था और चिल्ला रहा था, बेचारे फिकामिर के साथ ऐसा मत करो। लेकिन क्रेडोस नहीं रुकता। फिर लाइटनिंग गिरती है, फिर एक और। फिकामिर दर्द से चिल्लाता रहता है कि बहुत दर्द हो रहा है। आखिर में वो खुद ही क्रेटोस से रुकने की भीख मांगने लगता है। तभी क्रेडोस की नजर पास बैठे एक रेवन पर पड़ती है। वो तुरंत पहचान जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन भेजने वाला मैसेंजर बर्ड है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सुअल ये सब देख रहा है। मेरी क्रॉप्स बर्बाद करने की कोशिश की है, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ समय बाद तेज धूप में फ्लूट हमेशा की तरह खुशी खुशी सॉल पर काम कर रही होती है। एज़ोरेट उससे पूछता है, अरे तुम क्या कर रही हो? फ्लूट कहती है, चारों जनरल्स ने इतनी मदद की है, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ। एज़ोरेट उसे बेवकूफ कहता है, फिकामिर तो इस पूरे फील्ड का काम पहले ही कर चुका है, तुम्हें कुछ और यूजफुल करना चाहिए। फ्लूट फिर फिकामिर के पास जाती है और पूछती है, क्या ये सच है? आपने सॉल भी तैयार की और सबके लिए लाइटनिंग भी झेली? आप बहुत अच्छे हैं। फिकामिर शर्माते हुए कहता है, असल में अच्छी तो तुम हो, तुम्हारी वजह से ये सब करना वर्थ इट लगा। लेकिन एज़ोरेट फिर फ्लूट को आवाज देकर कहता है, यहाँ खड़ी रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बस इतना पता है कि पोटैटोज को हीट करने से वो और अच्छे हो जाते हैं। ये सुनते ही फ्लूट तुरंत दौड़ पड़ती है और कहती है, थैंक यू, मैं वही करके देखती हूँ। उसके जाते ही एज़ोरेट बड़बड़ाता है, उस जैसी लो रैंक डीमन आखिर कर ही क्या लेगी? कैसल में ज़ेफिरो कहता है, माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता आपका प्लान काम करेगा। सुअल को पहले से पता है कि ये ट्रैप है, वो यहाँ क्यों आएगा? क्रेडोस जवाब देता है, वो बेवकूफ खुद नहीं आएगा, पहले अपने सबऑर्डिनेट्स भेजेगा और उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैंने बॉल को पहले ही ऑर्डर दे दिया है। दूसरी तरफ सुअल भी सब देख रहा होता है। वो हंसते हुए कहता है, क्रेटोस कितना बेवकूफ है, क्या उसे लगा मैं अपने सोल्जर्स को यूं ही मरने भेज दूंगा? फिकामिर को खोने का दुख तो था, लेकिन उसका सिर्फ एक गोल था, फार्म को खत्म करना। इसलिए वो अपने स्पेक्टर्स को ऑर्डर देता है, सारी क्रॉप्स बर्बाद कर दो, एक भी पोटैटो नहीं बचना चाहिए। गोस्ट्स पागलों की तरह वेयरहाउस की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन क्रेटोस पहले से वही उनका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम लोग जरूर आओगे, कब्रिस्तान में वेलकम है। उसे गेम की पहली बार याद आती है जब वो इनसे भिड़ा था। उस समय वो बुरी तरह घबरा गया था। सुअल की सेकंड एलीट स्क्वाड बहुत खतरनाक थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो हमेशा ग्रुप में अटैक करते थे, और सबसे खराब बात, अगर कोई उन्हें हाथ लगा देता तो वो उसी से चिपक जाते और उसकी एज के साथ साथ उसकी इक्विप्ड एबिलिटीज भी खींच लेते। लेकिन क्रेटोस को इन्हें हराने का तरीका पहले से पता था। वो मुस्कुराकर पूछता है, चलो बताओ, सबसे पहले डीप फ्राई कौन होना चाहता है? इनकी कमजोरी बहुत आसान थी, मैजिक और सबसे ज्यादा लाइटनिंग। ये समझते ही सारे स्पेक्टर्स घबरा जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि वो ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन क्रेडो मुस्कुराता है, अब बहुत देर हो चुकी है, यही असली ट्रैप है। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं, उन पर अजीब सा खून सील बनाकर जम जाता है, और वो खून उसी का है। क्रेटोस एक बड़ा एरिया अटैक छोड़ता है, जिससे पूरी जगह रोशनी से भर जाती है। वो चिल्लाकर गार्ड से कहता है कि अभी अंदर घुसो और हमला करो। हर तरफ से डीमंस अंदर घुस आते हैं। अब उनकी गोस्ट जैसी बॉडी गायब हो चुकी थी, इसलिए स्पेक्टर्स आसानी से दब जाते हैं और उन्हें टॉर्चर किया जाने लगता है। क्रेटोस ये सब देखकर सोचता है, यार ये प्लान तो सच में डीमन किंग लेवल का अल्फा जीनियस था। वो ये बात जोर से भी बोल देता है, शायद मैं सच में इसी दुनिया के लिए बना हूँ। बस एक दिक्कत थी, कुछ छोटे स्पिरिट्स आग से नहीं जले थे और इधर उधर उड़ते हुए आराम से लाइटनिंग फेंक रहे थे। तभी अचानक आलू के ढेर में से फ्लूट बाहर निकल आती है। क्रेटोस उसकी तरफ देखता है। एक स्पिरिट सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसकी यूथ चुराने के लिए। उसके पिता डर के मारे चिल्ला उठते हैं और क्रेटोस, जो अभी भी लोगों के अपना काम ठीक से न करने की वजह से परेशान था, फिर भी उसे बचाना चाहता है। लेकिन लाइटनिंग उसके पास समय पर नहीं पहुंच सकती थी। लगभग बिना सोचे समझे वो उसकी तरफ लाइटनिंग से चार्ज्ड एक आलू फेंक देता है, ये सोचकर कि शायद इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो आलू स्पिरिट के सिर पर लगता है, कुछ अजीब हो जाता है। गोस्ट उसकी सोल चुराने की कोशिश करता है और किसी तरह वो काम कर जाता है। उसी पल आलू में पत्ते निकल आते हैं। बाकी स्पेक्टर्स घबरा जाते हैं और भाग निकलते हैं, जबकि क्रेडोस वही खड़ा हैरान रह जाता है। तभी उसे समझ आता है, ये गोस्ट्स जिस चीज को छूते हैं उसकी उम्र बढ़ा देते हैं। आलू की बायोलॉजिकल क्लॉक एकदम आगे बढ़ गई थी।
वो फ्लूट को पकड़कर कहता है कि उसने कमाल का काम किया। फ्लूट अभी भी थोड़ी डरी हुई थी और तुरंत वहां से भाग जाती है। फिर वो सबकी तरफ मुड़कर कहता है, अब सेरेथल से डरने का ये सिलसिला यही खत्म। अब से हमला हम करेंगे। अगला चैप्टर शुरू होता है जहां बेचारा एशरेट क्रॉस से बंधा हुआ आसमान की तरफ देख रहा होता है। वो खुद से पूछता है, मैं आखिर हूँ कौन? मैं कहाँ हूँ? मैं आखिर जी किस लिए रहा हूँ? ये सूरज कितना खूबसूरत है। मुझे तो बस इसे हर दिन देख पाने में ही खुशी मिलती है। एशरेट धीरे से कहता है, बस एक ही दिक्कत है, हमेशा भूखा रहना पड़ता है। तभी फ्लूट हमेशा की तरह प्यारी सी मुस्कान के साथ आती है और खुशी से कहती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बहुत सारे आलू की हार्वेस्टिंग हो रही है और क्रिटर्स नई आर्मी भी तैयार कर रहा है। जैसे ही एशरेट खाना देखता है वो बुरी तरह घबरा जाता है और जोर जोर से सिर हिलाने लगता है। फ्लूट कहती है कि वो उसे बस थोड़ा सा देगी और उसकी तरफ एक छोटा आलू फेंक देती है। वो सीधा उसकी आंख पर लगता है। वो चिल्लाता है कि वो उसे मार डालेगा, लेकिन फ्लूट 3 और आलू फेंक देती है। उनमें से 2 फिर से उसकी आंख पर लगते हैं और एक सीधे उसके मुंह में चला जाता है। जितना दर्द हुआ उतना ही वो स्वादिष्ट भी था। सिर्फ एक कौर खाते ही उसे इतना अच्छा महसूस हुआ कि क्रेडो को एक और हैप्पी पॉइंट मिल गया। इतना सब करने के बाद उसके 302 पॉइंट्स हो चुके थे। उसे ये भी नहीं पता था कि आखिरी पॉइंट किससे मिला, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। जितने ज्यादा उतना अच्छा। सेरेथल पर हमला करने की तैयारी के लिए उसे हर पॉइंट की जरूरत थी। वो अपनी आर्मी को बुलाता है और तैयार होने के लिए कहता है। वो लोग लगभग पहुंच ही गए थे कि कुछ गोस्ट्स चिल्लाते हैं, ये लोग पुल काटने वाले हैं। और सच में उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पुल काट दिया। लेकिन रुकिए, क्रटोस तो सीधे छलांग लगा देता है। सब चिल्लाते हैं कि ये है, लेकिन जाहिर है वो फिर से वही बट ग्लिच इस्तेमाल करने वाला था। स्पिरिट्स समझ ही नहीं पाते। वो अपनी पीठ घुमाता है, एक बार देखता है, फिर दूसरी बार, और अगले ही पल वो ऊपर पहुंच चुका होता है। दोनों गोस्ट्स डरकर भाग जाते हैं और कहते हैं कि वो डीमन कितना खतरनाक है। क्रटोस मुड़कर सोचता है कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। वो जेफरोस की तरफ इशारा करता है और आगे दौड़ पड़ता है। सुइल दूर से इशारा करके गोस्ट से कहता है कि अभी मारो उसे, अब वो अकेला है। क्रटोस सीधा उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन हमेशा की तरह फिर वही ग्लिच इस्तेमाल करता है। उसके पास जैसे बस यही एक असली मूव था। स्पिरिट्स उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचते हैं वो जमीन के अंदर धंस जाता है। कुछ देर बाद वो फिर बाहर निकलता है और चारों तरफ से घिर जाता है। स्पिरिट्स उसके पास आते हुए कहते हैं कि डीमन किंग भी आखिरकार एक दिन स्टैमिना खो देगा, लेकिन क्रटोस सीधे कहता है, मैं एक वेटरन प्लेयर हूँ। तभी बाहर से अचानक आलूओं की बारिश शुरू हो जाती है। चारों तरफ से आलू बरसने लगते हैं। जैसे ही वो स्पिरिट से टकराते हैं, गोस्ट्स एब्जॉर्ब होने लगते हैं और बदल जाते हैं। ज़ाफायरोस हैरानी से ये सब देखता है और सोचता है, इस बार तो मुझे सच में भरोसा नहीं था। लेकिन एक बार फिर डीमन लॉर्ड का प्लान काम कर गया। उसे याद आता है जब क्रेडोस ने समझाया था कि सारे दुश्मनों को एक जगह इकट्ठा कर लो, फिर बस उन पर आलू बरसाओ, और वही हुआ। ऊपर से क्रेडोस को सराठोल जाने वाला एक सीक्रेट शॉर्टकट भी पता था। आखिर 19 बार पूरा गेम खेलने के बाद उसे हर रास्ता, हर दरार और हर छिपा हुआ कोना याद था। जब वो मैप के उस हिस्से को एक्सप्लोर कर रहा था तब उसे एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखा। उसने सोचा, ये यहाँ क्यों है? इसका टेक्सचर कुछ अजीब लग रहा है। इसलिए उसने उस पर अटैक किया और सच में उसे एक हिडन पाथ मिल गया। इसी तरह उसे वो केव मिला जो सीधा सारीफल तक जाता था। वही उसे एक मेटामॉर्फोसिस एलिक्सर भी मिली और अनगिनत लाशों से बनी हुई एक कंप्रेस्ड सोल भी मिली। पता नहीं उसका क्या काम था। दूसरी तरफ नीचे डीमंस जश्न मना रहे थे। आखिरकार उन्हें खाने के लिए कुछ मिल गया था। तभी अचानक क्रेडोस को अपनी दादी की याद आती है। उन्होंने उससे कहा था कि वो इन दिनों बहुत भूखा लग रहा है। उन्होंने वादा किया था कि उस रात उसके लिए खाना बनाएंगी, लेकिन उसकी जगह वो एम्बुलेंस में चला गया था। ये याद आते ही वो पूरी तरह इमोशनल हो जाता है। वो जोर से कहता है, जो भी लोगों को खाना खिलाने की मेरी इच्छा के बीच आएगा उसे मैं पूरी तरह खत्म कर दूंगा। तभी बॉल आगे आता है और कहता है, सिरफोल्ड बहुत ताकतवर है, वो मदद करेगा। लेकिन क्रेडो कहता है, नहीं, तुम्हारा काम आलू उठाना है, यही बॉस का काम है। दूसरी तरफ सेरेफुल बर्फ के महान स्पिरिट के सामने खड़ा था और अपनी शानदार ठंड से पैदा होने वाले और भी बीस्ट्स को बुला रहा था।
ताकि वो उसके साथ मिलकर डर फैलाएं और उसकी आर्मी बढ़ाएं। लेकिन उसका चांट पूरा होने से पहले ही एक जूता उसके चेहरे पर आकर पड़ता है। हैरान होकर वो पूछता है, क्रेडोस यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? क्रटोस बस कंधे उचकाता है, ये तुम्हारी चिंता की बात नहीं है, मैं यहाँ इस मुसीबत को खत्म करने आया हूँ। सूल गुस्से में कहता है कि अकेले यहाँ आकर जीतने की सोचने वाला वो बेवकूफ है। साफ है कि उसने उसकी असली ताकत नहीं देखी, लेकिन क्रटोस देख चुका था, सिर्फ एक बार नहीं, पूरे 19 बार। और वो उस मनहूस ताकत से तंग आ चुका था। जब वो पहली बार सेरेथल का शिकार कर रहा था, तब वो उन पहाड़ों में घूमकर हर एक स्पिरिट को खत्म करता था। उन क्रीचर्स की सोल्स धीरे धीरे एक अजीब क्रिस्टल के अंदर जमा हो जाती थी, जो सोल्स को एब्जॉर्ब करता था। और जब सेरेथल काफी पावर एब्जॉर्ब कर लेता, तब वो और भी डीमंस को समन करता। उन सबको हराने के बाद ही वो अपनी असली एबिलिटी दिखाता। आसमान में एक टॉर्नेडो बनता और सेरेथल कहता, तुम ताकतवर हो क्रटोस, ये मैं मानता हूँ। फिर मुस्कुराकर कहता, और इसी वजह से ये लड़ाई मैं जीतूंगा। और अगले ही पल वो क्रटोस 2.0 बन जाता। वो दुश्मन के सारे स्टैट्स बिल्कुल कॉपी कर सकता था और उसकी सारी एबिलिटीज भी इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि वो गेम के आखिर के बॉसेस में से एक था। इसलिए जब तक खिलाड़ी उससे लड़ता, तब तक वो खुद भी बहुत ताकतवर हो चुका होता और इसी वजह से सेरेथल भी उतना ही ताकतवर बन जाता। लेकिन इस बार उसने क्रटोस के उसी समय वाले स्टैट्स कॉपी किए थे, और सच कहें तो उस समय क्रटोस अभी इतना ताकतवर नहीं था। सेरेथल उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन क्रटोस अपना इन्वेंट्री खोलकर तुरंत अपने पॉइंट्स डेक्सटेरिटी में डालने लगता है। उसी समय वो पहला हमला बचा लेता है और सेरेथल के पेट में जोरदार मुक्का मारता है। सेरेथल फिर हमला करता है, लेकिन क्रटोस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर उसके हर वार का जवाब देता है। सेरेथल चिल्लाता है, ये नामुमकिन है, तुम पहले से ही अपनी पूरी ताकत पर कैसे हो? क्रटोस जवाब देता है, अगर एग्रीकल्चर में काम करना है तो दिमाग भी हमेशा साफ रखना पड़ता है। सर्विल एक लाइटनिंग स्पेल तैयार करता है और उसे चलाने के लिए अपना हाथ काटता है, लेकिन तब तक क्रेडोस अपनी मैजिक पावर और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा चुका होता है और अपनी लाइटनिंग अटैक छोड़ देता है। और जाहिर सी बात है, क्रेडोस की लाइटनिंग ज्यादा ताकतवर थी। वो सीधा सुलेल को चीरते हुए निकल जाती है और उसे कीचड़ जैसी गंदी स्लज में बदल देती है। वो चिपचिपा ढेर जमीन पर गिर जाता है और लगता है कि उसका काम खत्म हो गया। तभी सिस्टम की आवाज आती है, सारे एट्रीब्यूट्स हासिल हो चुके हैं, अब उसे थ्रोन और फार्मर को समन करने की परमिशन मिल गई है। और हाँ, वो थ्रोन बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स की चेयर जैसा दिखता था, लेकिन तलवारों की जगह उस पर पिचफोर्क्स, भूसा, वाटरिंग कैंस और खेती में इस्तेमाल होने वाली हर तरह की चीजें लगी हुई थी। क्रटोस खुश हो जाता है, आखिरकार उसे सही इक्विपमेंट मिलने वाला था। लेकिन तभी वो स्लज फिर बोल उठता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ। क्रेडोस बस आह भरते हुए कहता है, मुझे पता था, हमेशा सेकंड फेज होता है। सार्डिफुल बदलकर एक एंशिएंट ड्रैगन बन जाता है। क्रटोस एक कदम पीछे हटता है और उसे देखकर प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इस कमीने के पास सच में बहुत ज्यादा एचपी है, लेकिन उसके पास पहले से एक प्लान था। तभी बेल पीछे से जोरदार किक मारते हुए अंदर आता है और पूरी स्क्वाड भी उसके साथ पहुंच जाती है। क्रटोस मुस्कुराकर वही बात कहता है जो गेम के फाइनल स्टेज में कही थी। सुफल एक पल के लिए रुक जाता है, उसकी आंखों में हल्के आंसू भी आ जाते हैं और वो पूछता है, क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते? लेकिन नहीं, पूरी स्क्वाड उस पर टूट पड़ती है। हर डीमन, यहाँ तक कि फार्मर्स भी, सब मिलकर उसे लगातार पीटने लगते हैं। क्रटोस बस ये सब देखता रहता है और सोचता है कि यही लोग कुछ समय पहले भूख से तड़प रहे थे। फिर वो तय करता है कि अब थ्रोन समन करने का समय आ गया है। आसमान के बीचों बीच बादल घूमने लगते हैं और ऊपर से थ्रोन नीचे उतरने लगता है, सीधा सरथोल की तरफ। धड़ाम, सब खत्म। क्रटोस खुद वही खड़ा हैरान रह जाता है। डीमंस उस बड़े गड्ढे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि सोरू पूरी तरह पिस चुका है। फिर सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि डीमन किंग इतना खतरनाक हो सकता है। दुश्मन को उसके सिर पर थ्रोन गिराकर खत्म करना, ऐसा पहली बार हुआ था। क्रियोस को समझ ही नहीं आता कि क्या बोले। ये तो बिल्कुल भी प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबके साथ जश्न मनाने लगता है और इसी के साथ सब कुछ एकदम सही तरीके से खत्म हो गया। अजूरत से थोड़ी दूर फिकोमर हल्का हल्का चमकने लगता है। उसका पूरा शरीर प्यारी सी रोशनी से जगमगा उठता है। पूरा मैदान अब उपजाऊ जमीन में बदल चुका था। आलू तैयार थे, सबसे बड़ा खतरा खत्म हो चुका था।
अब प्लांटिंग सीजन शुरू करने का समय था, लेकिन जैसे ही सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, सर्गल का क्रिस्टल हिलने लगता है। सिस्टम क्रेडोस को बताता है कि ये उस बॉस को हराने की उसकी 20वीं बार थी। क्रेडोस समझ जाता है, हाँ, गेम को सब याद है और हिडन रिवॉर्ड के तौर पर एक सीक्रेट इवेंट शुरू हो गया है। उस क्रिस्टल के अंदर फंसी हुई एक स्पिरिट अब जागने वाली थी। ये इस बात पर निर्भर करता था कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया था। क्रिस्टल से गहरा धुआं निकलने लगता है। केजियो आगे बढ़कर देखने की कोशिश करता है कि आखिर हो क्या रहा है, और जाहिर है क्योंकि ये उसकी दुनिया थी, उसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा क्यूट ही निकलना था। खैर, बहुत ज्यादा क्यूट तो नहीं, वो एक ड्रैगन था, लेकिन फिर भी वो हल्की सी मुस्कान देता है जबकि वो टी-बोन स्टेक मांग रहा था। क्रेटोस पूरे स्वैगर के साथ उसके पास जाता है। छोटा सा ड्रैगन उसे देखता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये मेरे पापा है? क्रेटोस उस बेबी ड्रैगन को उठा लेता है। वो उससे चिपक जाता है और बस बार बार स्टेक स्टेक बोलता रहता है। छोटा ड्रैगन बहुत खुश था। उसे लगा था कि वो इस दुनिया में बिना पापा के पैदा होगा। लेकिन फिर क्रेडोस ने उसे देखकर कहा कि वो बहुत क्यूट है। ये सुनते ही ड्रैगन का पूरा शरीर कांपने लगता है। फिर पूरी स्क्वाड वापस घर की तरफ चल पड़ती है। सब खुशी से चिल्ला रहे थे कि आज रात जमकर दावत होगी। ड्रैगन थोड़ा घबराया हुआ दिखता है। तभी क्रेडोस उसकी तरफ देखकर कहता है, पहले बड़ा हो जाओ, उसके बाद ही तुम्हें खाया जाएगा। बेचारा ड्रैगन उसी पल मान लेता है कि अब उसका अंत तय है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसे बस मोटा किया जा रहा है ताकि बाद में खा लिया जाए। तभी क्रेटोस चलते चलते रुक जाता है। वो सामने देखता है तो पूरा डीमन किंगडम उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ था। सब खुशी से उछल रहे थे और उनकी वापसी का जश्न मना रहे थे। परिवार अपने बच्चों को हाथ हिलाकर बुला रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। छोटा ड्रैगन ये सब देखकर महसूस करता है कि यहाँ का माहौल अजीब तरह से अच्छा है। डीमंस भी उतने डरावने नहीं लग रहे थे। लेकिन फिर उसकी नजर नीचे खड़े क्रेडोस पर पड़ती है। बाद में ड्रैगन कमरे के एक कोने में दुबक कर बैठा कांप रहा होता है। बेचारा बुरी तरह डरा हुआ था। क्रेटोस बस उसे देख रहा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती हैं, ड्रैगन फिर से डर के मारे जम जाता है। उसे पूरा यकीन था कि ये लोग बस उसके थोड़ा और बड़ा होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि बाद में उसे पका सके। दूसरी तरफ क्रेटोस सोच रहा था कि आखिर ड्रैगन को खिलाया क्या जाता है। उसे लगा कि शायद ऐसे क्रीचर्स सिर्फ कीमती जेमस्टोन्स या कोई बहुत रेयर चीजें खाते होंगे जो यहाँ मिलना लगभग नामुमकिन था। तभी ज़ेफायरो आता है और कहता है कि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा। सही तरीके से प्लांटिंग करने के लिए मिट्टी के ऊंचे बेड बनाने पड़ते हैं और मिट्टी का अच्छा और भारी होना भी जरूरी है। दिक्कत ये थी कि ये पूरा इलाका पत्थरों से भरा हुआ था। पूरी टीम उन्हें हटाने में लगी थी, लेकिन फिर भी काम पूरा नहीं हो रहा था। और उधर कोने में छोटा स्टेक बैठा सोच रहा था कि अब उसका भविष्य तय है। यहाँ तो उससे काम करवाते करवाते ही मार देंगे। टी-बोन रहने दो, अब से इसका नाम स्टेक ही रहेगा। सुनने में भी ज्यादा अच्छा लगता है। क्रेटोस वहाँ खड़ा सोचता है कि ये जगह खेत से ज्यादा कोल माइन लग रही है। अगर इसी तरह सब अपनी ताकत खर्च करते रहे तो आलू बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और जैसे ही फिर से भूख शुरू होगी सारी प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। वो परेशान होकर सोचता है, काश वो भी किसी कहानी के प्रोटैगनिस्ट की तरह होता जिसके पास कोई स्पेशल पावर होती और जो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल देती। लेकिन अभी तक तो उसने बस भूख ही देखी थी। तभी उसकी नजर दूर फ्लूट पर पड़ती है जो पूरी मेहनत से खुदाई कर रही थी और बिना रुके काम कर रही थी। तब उसे एहसास होता है कि अब शिकायत करना बंद करना होगा। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उसे ही निकालना पड़ेगा। तभी अचानक कोई चिल्लाता है, रेजर वाइंड आ रही है। क्रेटोस को याद आता है कि ये उन्हीं खतरनाक नेचुरल डिजास्टर्स में से एक है जिनके बारे में वो भूल गया था। जो भी इसकी चपेट में आता है कुछ ही सेकंड में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। वो तुरंत सबको चिल्लाकर कहता है कि चट्टानों के पीछे छिप जाओ। दूर से ही उसकी ताकत का दबाव साफ महसूस हो रहा था। ये हवाएं किसी भी तरह की फार्मिंग के लिए मौत जैसी थी और जाहिर है फ्लूट गड़बड़ करने वाली थी। वो सीधे अब भी बंधे हुए अजेरत की तरफ दौड़ पड़ती है। क्रेटोस और उसके पिता उसे आवाज लगाते हैं लेकिन वो तब तक भाग चुकी होती है। तभी क्रेटोस स्टेक को उसके पिता की बाहों में फेंक देता है और खुद दौड़ पड़ता है। वो चिल्लाता है, जो भी मेरे पीछे आएगा वो मरेगा। बेल चिल्लाकर कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, उसे वापस आ जाना चाहिए और ये सब छोड़ देना चाहिए। क्रेटोस ये बात जानता था
लेकिन वो अपने लाइटनिंग रॉड और पहले ही दिन के एक नए वर्कर को खो नहीं सकता था। फ्लूट पूरी कोशिश कर रही थी कि अशर को छुड़ा सके। अशर उस पर चिल्लाता है कि यहाँ से चली जाओ, मरने से पहले निकल जाओ। क्रटोस पूरी रफ्तार से वहां पहुंचता है और मन ही मन सोचता है कि इस फार्म की जिंदगी सच में किसी युद्ध से कम नहीं है। वो फ्लूट से हटने के लिए कहता है और उड़ती हुई किक मारकर लाइटनिंग रॉड तोड़ देता है। वो जमीन पर गिर पड़ता है। हवा इतनी खतरनाक थी कि सबकी स्किन पर छोटे छोटे कट लगने लगे थे। फ्लूट अजेरत को बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि छोड़ दो, इसे तो 4 हेवनली किंग्स भी नहीं निकाल पाएंगे। तभी फ्लूट पीछे की तरफ खिंच जाती है। क्रटोस उसे पकड़ लेता है और लाइटनिंग रॉड को भी अपने कंधे पर उठा लेता है। दूर से देख रहा स्टेक हवा के जबरदस्त दबाव को महसूस कर सकता था। उसे पता था कि उसके पापा इतने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी ताकत से दौड़ रहे थे। क्रटोस लड़खड़ा जाता है। काटती हुई हवाएं बहुत ज्यादा तेज थी। उसके हाथ से लाइटनिंग रॉड छूट जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ता है। तभी छोटा स्टेक आगे आने का फैसला करता है। वो उड़कर सीधे तूफान की तरफ जाता है और टॉर्नेडो के सामने जाकर रुक जाता है। वो गहरी सांस लेता है और फिर पूरी ताकत से आइस बैराज छोड़ देता है, सीधा उस तूफान के बीचों बीच। आधा बेहोश क्रटोस देखता है कि स्टेक ने अपनी पावर से हवा की रफ्तार धीमी कर दी थी, लेकिन एक बेबी ड्रैगन के लिए ये बहुत ज्यादा था। टॉर्नेडो फिर भी आगे बढ़ता रहता है। तभी पूरी टीम वहां पहुंच जाती है और सबको खतरे से बाहर निकाल लेती है। अगले चैप्टर में सीन कैसल पर बदलता है। वहां क्रेडोस बिस्तर पर लेटा था और काफी तकलीफ में दिख रहा था। तभी हर्तुक और सेर्गी अंदर आते हैं। क्या ये दोनों सच में उसके बेहोश होने का फायदा उठाकर उसे मारने वाले थे? हार्टॉग कहता है कि जब तक डीमन किंग बेहोश है वो उसका सिर काट देगा। सेर्गेई भी मान जाता है। उसके बाद वो बॉल और एसरैट को भी खत्म कर देंगे। फिर दोनों मिलकर तय करेंगे कि अगला डीमन किंग कौन बनेगा। हार्ट इस बात पर राजी हो जाता है। फिलहाल के लिए दोनों साथ ही रहेंगे। दरवाजा धीरे से खुलता है। दोनों पहले ही बिस्तर के पास पहुंच चुके थे और हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी दोनों एकदम रुक जाते हैं। क्रेडोस के चेहरे पर किसी बेहोश इंसान जैसा भाव नहीं था। उसके चेहरे पर बहुत खतरनाक एक्सप्रेशन था। दोनों के मन में सवाल उठने लगते हैं। क्या वो शुरू से जाग रहा था? क्या वो अभी भी उन्हें देख रहा है? फिर भी दोनों आगे बढ़ते हैं। उनके पास यही एक मौका था। जैसे ही वो हमला करने वाले होते हैं, अजूरत और बेल वहां पहुंच जाते हैं। अजूरत की हालत ऐसी लग रही थी जैसे वो नर्क से होकर आया हो। पूरे 10 चैप्टर्स तक लाइटनिंग रॉड बनकर बिजली खाता रहा था। बेल कहता है, डीमन किंग सो रहे हैं, उनके नैप में दखल मत दो। लेकिन क्रेडोस का चेहरा देखकर उन्हें भी यकीन नहीं होता कि कोई बेहोश इंसान ऐसा दिख सकता है। बॉल उन्हें चेतावनी देता है, अगर उन्होंने उसे मारने की कोशिश की और गलती से वो जाग गया तो आगे क्या होगा ये सबको पता है। हार्टॉग कहता है, मुझे समझ आता है कि वो मसल हेड उसके साथ क्यों खड़ा है, लेकिन तुम अजेरत, तुम इस फार्मर के साथ क्यों हो? अजेरत जवाब देता है, बस इस बार, अगली बार वो क्रेडोस को मार देगा, लेकिन अभी के लिए उस पर उसकी एक जान का कर्ज है। हार्ट कहता है कि इन आलुओं की वजह से अब तक सिर्फ मुसीबत ही आई है। अगर ये सब फेल हो गया तो सब भूखे मरेंगे। अजेरत जवाब देता है, बात यही है, अगर भूखा नहीं मरना तो अपनी जान दाव पर लगानी पड़ती है। वो मानता है कि उसे फार्मिंग से ज्यादा युद्ध में जान जोखिम में डालना पसंद है, लेकिन अब यही हाल है। हार्टॉग बस हंसता है और कहता है कि तुम दोनों बेवकूफ हो। फिर मुड़कर बाहर निकल जाता है और बड़बड़ाता है कि बहुत जल्द तुम सबको इसका पछतावा होगा। तभी अचानक कोई जम्हाई लेता है। क्रेडोस उठ जाता है और अजूरत को देखता है। अजूरत जल्दी से कहता है, गलत मत समझना डीमन किंग, मैं सिर्फ पुराना कर्ज चुकाने आया हूँ। लेकिन क्रेडोस आंखें सिकोड़कर पूछता है, मेरा लाइटनिंग रॉड अब चल भी रहा है और बातें भी कर रहा है? अशर आधा सेकंड रुकता है और अगले ही पल धड़ाम उसे फिर से बिजली का झटका लग जाता है। अगले ही पल उसके कपड़े गायब हो जाते हैं और उसे फिर से सीधे लाइटनिंग पोस्ट से बांध दिया जाता है। क्रटोस कहता है कि अब वो फिर से काम पर लौटने के लिए तैयार है, लेकिन बो बताता है कि लगभग सारे पत्थर हटाए जा चुके हैं। ज़ेफायरो भी इसमें मदद कर रहा था। जब क्रेडोस जाकर देखता है तो सच में ज़ेफायरो सबको इधर उधर काम बता रहा होता है। क्रटोस पूछता है, अरे सारे पत्थर कहाँ गए? ज़ेफोस आसमान की तरफ इशारा करता है। वहां स्टेक उड़ रहा था।
वो अपने मुंह में पत्थर उठाकर दूर ले जाकर फेंक रहा था। छोटा सा ड्रैगन अपने तरीके से सबकी मदद कर रहा था। दूसरी तरफ स्टेक सोच रहा था कि शायद वो टॉर्नेडो से नहीं लड़ सकता, लेकिन कम से कम इतना तो कर ही सकता है। क्रटोस उसे आवाज देता है, गोद में उठा लेता है और हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ उसके सिर पर हाथ फेरने लगता है। लेकिन स्टेक अब जैसे इसका आदी हो चुका था। शायद उसे ये अच्छा भी लगने लगा था। क्रटोस अब पहले से ज्यादा भरोसे में था। अगर रेजर वाइंड फिर से आई तो वो स्टेक की पावर से उसका सामना कर सकता था। बस उसे पहले से उसके आने का अंदाजा लगाना होगा। सेफायरोस उसके पास आता है और कहता है कि वर्कर्स को रिवॉर्ड देने के लिए आलू कम पड़ने लगे हैं। वो पूछता है कि क्या अब और आलू जमा करना शुरू कर दें। क्रटोस सिर हिलाकर मना कर देता है। फार्म का पहला दुश्मन नेचुरल डिजास्टर होते हैं, दूसरा दुश्मन कॉस्ट होती है। हमें सबसे पहले इन्हीं दो मुश्किलों को पार करना होगा। दूसरी तरफ कैसल में सीरी अपना हेलमेट उतारती है। और 1 मिनट, क्या वो एक बैडेज एल्फ गर्ल है? हाँ, बस एक दिक्कत थी। पूरे दिन खेत में काम करने की वजह से उससे मैन्योर की बदबू आ रही थी। और एक छोटी सी बात ये भी थी कि उसके 6 हाथ थे। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है और सेर्गेई से बात करने की इजाजत मांगता है। वो आवाज पहचान जाती है। ये डीमन लॉर्ड था। वो तुरंत कहती है कि उनके बीच बात करने जैसा कुछ नहीं है। वो कहता है, प्लीज दरवाजा खोलो, लेकिन वो साफ मना कर देती है और कहती है कि वो उससे मिलना ही नहीं चाहती। वो कहता है कि आमने सामने आए बिना बात नहीं हो सकती। फिर कहता है कि वो अंदर आ रहा है। वो चिल्लाकर कहती है कि दरवाजा मत तोड़ना, लेकिन हमेशा की तरह वो अपना वही ग्लिच इस्तेमाल कर चुका था। अगले ही पल वो आराम से उसके सामने खड़ा था। सेर्गेई हैरान होकर सोचती है कि ये आदमी किसी लड़की के कमरे में ऐसे कैसे घुस आया। तभी क्रेडोस अचानक उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर वो कहता है, तुम्हारे बिना मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर सेर्गेई एक पल के लिए चौंक जाती है और अगले ही पल उसके गाल लाल हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रेडोस बस यही सोच रहा था कि अगर इससे पैसे बचते हैं तो घुटनों पर बैठने में क्या दिक्कत है। उसे इस समय बस एक तेज धार वाली तलवार चाहिए थी। सेर्गेई घबरा जाती है। वो अपने बाल उंगलियों में घुमाते हुए कहती है, अगर तुम मुझसे ऐसे कहोगे तो मैं मना कैसे करूं। दूसरी तरफ क्रेडोस पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। साफ था कि ये लड़की बहुत जल्दी घबरा जाती है। अगले ही पल वो उसे आलूओं के एक बहुत बड़े ढेर के सामने ले आता है। क्रेडोस कहता है कि प्लांटिंग के लिए उसे ये सारे आलू बीज से आधा काटने हैं। सच्चाई सामने आते ही सेर्गेई का सपना टूट जाता है। उसके साथ खेल हो गया था, फिर भी पहले से थोड़ा बेहतर था। कम से कम अब उसे मैन्योर नहीं आलू काटने थे। लेकिन क्रटोस कहता है कि हर आलू बिल्कुल सही तरीके से काटना होगा, यहाँ तक कि छोटे हरे स्प्राउट वाले हिस्से भी अलग अलग तरफ होने चाहिए। वो 2 आलू उठाकर कहता है कि इन्हें ऐसे काटना है। फिर वो उन्हें हवा में उछाल देता है। सेर्गेई कुछ कह पाती उससे पहले ही वो अपनी तलवार निकालती है और दोनों आलूओं को हवा में ही बिल्कुल बराबर काट देती है। क्रटोस हैरान होकर पीछे हट जाता है। तुमने इन्हें इतनी सफाई से काट दिया? वो सच में प्रभावित हो जाता है। फिर वो उसकी तरफ देखकर कहता है, मैं सही था, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ये सुनते ही सेर्गेई फिर से थोड़ा पिघलने लगती है, लेकिन वो खुद को संभालती है और मन में कसम खाती है कि अब वो उसकी बातों में नहीं आएगी। तभी क्रेडोस उसकी तरफ देखता है और धीरे से उसकी कलाई पकड़ लेता है। फिर उसके करीब आ जाता है। सेर्गेई का चेहरा फिर से लाल हो जाता है। क्रेडोस उसकी तलवार उठाकर उसे साफ करने लगता है ताकि वो चमकने लगे। सेर्गेई पूछती है, डीमन किंग, आप क्या कर रहे हैं? क्रटोस जवाब देता है, इस पर आलू का रस लग गया है, इसे साफ करना जरूरी है। सेर्गेई के दिमाग में तरह तरह के ख्याल दौड़ने लगते हैं। क्या ये आदमी पागल है? इसकी नजर इतनी गर्मजोशी वाली क्यों लग रही है? इतनी सच्ची क्यों लग रही है? दूसरी तरफ क्रेडोस आराम से सोच रहा था कि साफ ब्लेड हाइजीन के लिए जरूरी होती है। आखिर कुछ देर पहले यही तलवार मैन्योर के पास इस्तेमाल हुई थी। फिर वो एक बार और कहता है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इस काम के लिए मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। सेर्गेई दूसरी तरफ मुंह घुमाकर लाल चेहरा छिपाते हुए कहती है, ठीक है, वो मदद करेगी, लेकिन सिर्फ इस एक बार। मन ही मन वो सोचती है, ये बेवकूफ डीमन किंग, मेरे बिना तो इससे कुछ भी नहीं होता। उसी पल क्रेडोस बच्चे की तरह खुशी से दौड़ पड़ता है और चिल्लाता है, तुम कमाल हो, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। आज रात हम पूरी रात आलू काटेंगे। तभी चारों तरफ आलू उड़ने लगते हैं।
पास ही हर्तोग को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे मेरा हाथ ऐसे मत पकड़ो, अपने हाथ साइड में फैलाओ। वो चुपके से अंदर झांकता है। वहां डीमन किंग अपनी प्यारी सी सर्वेंट की मदद कर रहा था। हर्तोग तुरंत समझ जाता है कि सवी भी उन ब्रेन वॉश हुए लोगों में शामिल हो गई है, जो बस 2-4 तारीफ सुनकर अपनी मर्जी से उसके लिए काम करने लगते हैं। दूसरी तरफ अजूरत अब भी धूप में खड़ा सोच रहा था कि जिंदगी का मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है और एक लाइटनिंग रॉड का भविष्य आखिर होता क्या है। तभी फ्लूट वहां आती है और कहती है कि चलो फिर से आलू फेंकने वाला गेम खेलते हैं। वो उसे डांट कर कहता है कि यहाँ से चली जाओ, जैसे ही वो आजाद होगा सबसे पहले उसी को खा जाएगा। लेकिन फ्लूट उसकी बात सुने बिना फिर से उस पर आलू फेंकना शुरू कर देती है। ये सब हर्तोग दूर से देख रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि एज्योर का तो काम तमाम हो चुका है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी कोई चिल्लाता है, आलू आ गए। बॉल और जेफायरो ढेर सारे आलू उठाकर ला रहे थे। हार्टॉग बस उन्हें देखता रह जाता है, यहाँ तक कि बॉल भी। अब उसके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं थी, खासकर उसकी इंटेलिजेंस को देखते हुए। सारे डीमंस सेर्गी के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और लगातार उसका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो नहीं होती तो ये सब कभी मुमकिन नहीं होता। सेर्गी थोड़ा झिझकते हुए कहती है कि बस करो, उसने ये सब किसी और के लिए नहीं किया। हर्तोग ये सब देख रहा था। उसे उसकी आंखों में वो नरम सा भाव साफ दिखाई दे रहा था। ये किसी ठंडे दिल वाली डीमन जनरल का चेहरा नहीं था। उसे ये सब बेहद बेवकूफी लग रहा था। डीमंस आलू के बीजों के लिए रो रहे थे। उन्हें शर्म आनी चाहिए। इस जगह का हर इंसान नहीं, हर डीमन बेवकूफ था, लेकिन वो हर्तोग, डीमंस में सबसे समझदार, वही एक दिन ये थ्रोन छीन कर रहेगा। दूसरी तरफ क्रेडोस सबको प्लांटिंग जारी रखने के लिए कहता है। वो कहता है कि इस मिट्टी से कुछ कमाल उगने वाला है और जब ऐसा होगा तो कुछ पौधों के स्प्राउट्स काटने होंगे। बाल तुरंत कहता है कि वो ये काम कर देगा, लेकिन क्रटोस उसे चुप रहने के लिए कहता है और अपनी बात जारी रखता है। वो समझाता है कि हर लगाए गए आलू से 3 से लेकर 6 तक स्प्राउट्स निकल सकते हैं। फिर वो सबसे पूछता है, बताओ ज्यादा स्प्राउट्स अच्छे होते हैं या कम? सारे डीमंस एक साथ चिल्लाते हैं, ज्यादा। जाहिर है। क्रेडोस तुरंत कहता है, गलत, कम स्प्राउट्स बेहतर होते हैं। हर्तोग की आंख फड़कने लगती है। उसे ये पूरी बात ही बेवकूफी लग रही थी। डीमंस पूछने लगते हैं कि कम स्प्राउट्स बेहतर कैसे हो सकते हैं? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ज्यादा स्प्राउट्स मतलब ज्यादा आलू नहीं होने चाहिए। हर्तोग अब और नहीं सह पाता। वो कहता है, तुम लोगों के पास दिमाग है भी या नहीं? अगर बहुत सारे स्प्राउट्स निकलेंगे तो सब एक ही आलू से न्यूट्रिएंट्स लेंगे और ऐसा होने पर आखिर में बनने वाले आलूओं में न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। क्रेडोस उसकी तरफ देखकर पूछता है, 1 मिनट, तुम्हें ये कैसे पता? हार्टॉग जवाब देता है, ये तो बहुत बेसिक बात है। अगर सारे स्प्राउट्स एक ही आलू से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो आखिर में सब कमजोर ही होंगे। क्रटोस सिर हिलाता है और पूछता है, तो फिर कितने स्प्राउट्स सबसे सही होंगे? हार्टॉग आंखें घुमाकर कहता है, 2। जाहिर सी बात है, ये भी पूछने वाली बात है। बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में तो एक ही सबसे अच्छा होगा, लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो दूसरे के लिए बैकअप होना चाहिए। क्रटोस कहता है, आगे बताओ, फिर क्या? हार्ट बड़बड़ाता है, ये भी समझाना पड़ेगा। अब जब मिट्टी इतनी अच्छी हो गई है तो दूसरी घास और पौधे भी इसके न्यूट्रिएंट्स लेने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि सारे न्यूट्रिएंट्स सिर्फ आलूओं को मिले। मतलब जो भी आलू नहीं है उसे उखाड़ कर फेंक देना होगा। आधा दिमाग वाला इंसान भी ये 1 मिनट में समझ जाता। क्रटोस जोर से ताली बजाता है और सबको कहता है, सब लोग ताली बजाओ, हमारे बीच एक जीनियस है। सारे डीमंस एक साथ चिल्लाने लगते हैं, जीनियस, जीनियस, जीनियस। हर्तोग का दिमाग घूम जाता है। उसकी माँ हमेशा उसे बेवकूफ कहती थी और अब उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो रो क्यों रहा है। क्रेडोस मुस्कुराकर उसका नाम लेता है। आखिरकार मुझे डीमन काइंड में कोई समझदार और होशियार इंसान मिला। आज से हर्तोग फार्मर्स डिवीजन का हेड होगा। हर्तोग सोचता है, ये तो हद हो गई। उसकी इंटेलिजेंस चोरी और हत्या के लिए बनी थी। दूसरी तरफ क्रेडोस सबको कहता है कि अपनी रेस के इस एलीट मेंबर को पूरा सम्मान दो। सारे डीमंस नारे लगाने लगते हैं, एलीट, एलीट, एलीट। हर्तोग का मन करता है कि सबको वही खत्म कर दे, लेकिन वो आगे बढ़ता है और कहता है, अब जो मैं कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना। पीछे खड़ा क्रटोस ये सब देख रहा था। उसे पता था कि उसका प्लान काम कर गया। डीमंस खुशी से चिल्ला रहे थे,
उसने एक और साइकोलॉजिकल बैटल जीत ली थी। उसने बॉल के अंदर छिपे अकेलेपन को समझ लिया और उसे अपना वफादार साथी बना लिया। उसने अजेरत को एक दोस्त दिया, जबकि वो कभी दोस्ती पर भरोसा ही नहीं करता था, और उसके हिंसक स्वभाव को भी थोड़ा शांत कर दिया। उसने सेर्गी के दिल को नरम कर दिया, जिसे पहले कभी किसी का प्यार नहीं मिला था, और हर्तोग को वो पहचान दी जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। बस कोई उसे समझे और उसकी काबिलियत को माने। इन सभी डीमंस के दिल अंदर से बहुत नाजुक थे, और इसी वजह से क्रटोस को 200 हैप्पी पॉइंट्स मिल गए। इसके साथ ही उसे एक नई एबिलिटी भी मिलती है, ब्लड आई।